Hi, good evening, Kedar. गुड इवनिंग प्रणव जी, गुड इवनिंग केदार. आवाज आ रहा है ना मुझे? Yes, yes, audible, loud and clear. ओके. देखते हैं अभी और भी मिनल मैडम शायद महेश सर को 8:30 बजे कहीं जाना था, सो कदाचित ते अवेलेबल नसतील. बट मे बी मिनल मैडम, सुजाता मैडम, विल जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स. केदार सर ने मुझे कुछ क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन नहीं बोल सकते, एक सीक्वेंस भेजा था, बट एक्चुअली आई मीन आई सॉ इट लेट, आई वाज ऑलरेडी इन ट्रैवल. तो मैंने जो फ्लो या जो भी आज जिस तरह से वापस एक बार एक्सप्लेन करने का डिसाइड किया है, तो इट इज बिट डिफिकल्ट, क्योंकि पहले ही वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है. तो इट इज बिट डिफिकल्ट राइट नाउ टू चेंज इट, बट मोर और लेस मैंने देखा कि वो जो बोल रहे हैं वही चीज हम कवर करेंगे. मे बी नॉट इन एग्जैक्ट सेम फ्लो, बट more or less that only. And then again कल या परसों हम मिलेंगे, तो वी विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग, और जो भी क्वेश्चंस है और जो भी डाउट्स है और जहाँ पे भी क्लैरिटी चाहिए, तो वी विल इम्प्रूव ऑन दैट. तो वो कोई ये नहीं, बट थैंक्स फॉर ऑल द एफर्ट्स. आई जस्ट वांटेड टू से दैट. वो टाइम निकाल के उन्होंने सब भेजा, तो आई एम थैंकफुल टू देम. नाही, मी जनरल म्हणजे काय काय टर्म्स या येतील. म्हणजे मला असं वाटलं की फ्लो मध्ये जाताना हळूहळू सांगत गेलं ना, तर त्यांना जार्गन क्लिअर होत जातील. करेक्ट. नाही तर डायरेक्टच पहिल्या लेक्चरला इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू, थीटा, गॅमा आणि हे ते आलं ना की कळणार नाही. म्हणजे टू मी इफ यू आस्क, इट इज जस्ट लाईक अ शेअर. म्हणजे इट इज टू मी इफ यू आस्क, स्पेक्युलेटिव्ह वाइज इट्स जस्ट लाईक अ शेअर विथ अ टाइम व्हॅल्यू. म्हणजे आपण काय म्हणतो की तुम्ही जेव्हा चार्ट बघायला जाल, माझ्यासाठी हा एक शेअरच आहे, पण एक शेअर असा की ज्याचं एक एक्सपायरी ठरलेली त्याची, आणि त्या हिशोबाने आपण करायचं. पण त्याला आपण कसं होतं, ती व्हॅल्यू त्याची कमी होत जाते, टाइम फॅक्टर येतो, प्रोबॅबिलिटी येते, पुट म्हणजे काय, कॉल म्हणजे काय. नंतर म्हणजे काही लोक आहेत, कुछ लोग हैं कि वो जस्ट, उन्हें कुछ भी नहीं पता, वो जस्ट स्पेकुलेशन करना है, उन्हें ये जानने की जरूरत नहीं. पर अगर नॉलेज है, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता है, तो इट इज बेटर. दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग इट. आप जस्ट एक सिस्टम अगर किसी को फॉलो करनी है, राइटिंग की या बाइंग की, तो देर आर पीपल who डोंट अंडरस्टैंड मच अबाउट ऑप्शन स्टिल मेकिंग मनी. बट व्हाई नॉट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, यानी उसको उसमें कुछ थोड़ा सा नॉलेज थोड़ा सा रहेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं होने से भी प्रॉब्लम नहीं है, पर होगा तो और अच्छा है. तो इसलिए वी आर अगेन ट्राइंग टू लर्न ऑल दोज टर्म्स, एंड एज यू सजेस्टेड वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. सो मैंने आज थोड़ा सा अप्रोच. कालचा तुम्ही व्हिडिओ अपलोड केला आहे का? नाही, कालचा केला नाही, कारण कालचा व्हिडिओ मध्ये मला वाटलं की म्हणजे आपण बेसिक पहिल्यापासून काल जे बोललो ते पहिल्यापासून स्टेप बाय स्टेप घ्यायचा प्रयत्न करणार आहे. कठीण होतं, मला वाटलं हे 3-4 वेळा मला ऐकल्यावरच कळू शकेल. कालचं ऐकून परत कसं होईल की ऑलरेडी म्हणजे कन्फ्युजनच वाढू शकेल. त्यामुळे आय डिसाइडेड टू नॉट टू अपलोड दॅट व्हिडिओ अँड स्टार्ट फ्रेश. सो वी विल ट्राय टू गो अगेन स्टेप बाय स्टेप, आणि त्याच्यामध्येही काही अडलं किंवा आलं नाही तर यू आस्क क्वेश्चन, त्याच्यामध्ये आपण क्लिअर करू. म्हणजे अजून एक्झाम्पल घेऊन किंवा प्रॅक्टिकली आपण त्याला क्लिअर करू. पण जस्ट आय वॉन्टेड टू क्लिअर, जसं काल प्रणवजी बोलले आणि आज ज्या प्रमाणे केदार बोलले की बेसिकली ऑप्शन मध्ये, वेलकम नितीन सर, बेसिकली ऑप्शन मध्ये यू कॅन ट्रेड without even very deep knowledge of option if you are trading some system, simple strategy. But why not to learn it also? म्हणजे जर का आपल्याला त्याच्याविषयी कळल्या 4 गोष्टी, तर दे आर वेल अँड गुड. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला फार सिरियस व्हायची गरज नाही, पण इट इज नॉट समथिंग 100% मस्ट, बट इट इज ऑलवेज गुड टू नो ना, की आपण जे काही ज्या डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये आहे, इट इज गुड टू नो अबाउट दॅट. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेश. म्हणून मी कालचं काही अपलोड केलं नाही, कारण वी आर अगेन स्टार्टिंग विथ स्लाइटली डिफरंट अप्रोच. वी विल ट्राय टू स्टार्ट. ओके, सो वेलकम टू ऑल. फक्त महेश सर आज नाही आहेत, ते रेकॉर्डिंग बघतील, कारण त्यांना जरा बाहेर जायचं होतं. बाकी रेग्युलर मेंबर्स ऑलरेडी आहेत जे रेग्युलरली येतात.
सो व्हॉट वी विल डू, मी थोडासा अप्रोच चेंज करायचा प्रयत्न केला की आता हा HDFC, पहिला म्हणजे आपण HDFC बँक, स्क्रीन दिसतोय ना सगळ्यांना? हो दिसतोय. स्क्रीन विजिबल आहे ना? येस सर. ओके. HDFC बँक, आय विल शेअर अनदर ब्राउझर जिकडे HDFC बँक आणि ऑप्शन चेन दोन्ही ओपन आहे एकत्र. सो आय विल सी HDFC बँक आता 1400 वर क्लोज झालेला आहे, 1400 में क्लोज हुआ है. प्रणवजी पण आलेत का? ओके, प्रणवजी इज ऑल्सो देयर. सो 1400 में क्लोज हुआ है, ठीक है. तो अभी हम ऑप्शन चेन में, हम लोग पहले प्रैक्टिकल देखेंगे फिर स्टोरी पे हिस्ट्री पे जाएंगे. तो ये ऑप्शन चेन है HDFC का, राइट. सो हमें आज सिर्फ कॉल साइड को थोड़ा समझना है. कॉल साइड अभी 1400 में सपोज HDFC है, और पहले थेरोटिकली समझ लेते कि अभी मुझे, जैसे कल एग्जांपल दिया, मैं अभी वो जमीन बीमीन सब बाजू में रखता हूं, मैं प्रैक्टिकली स्टॉक की बात करता हूं, और अगर समझने में कई प्रॉब्लम है तो वी कैन ट्राई टू हैव सम एग्जांपल, नहीं तो वो रिलेट करने में भी कभी कभी इश्यू होता है. तो सपोज मुझे आज HDFC खरीदने की इच्छा है 1400 में, मगर मेरे पास पैसा है नहीं. जो पैसा मंथ एंड से पहले मेरे पास आने वाला है, 25 तारीख तक, अक्टूबर तक दिवाली में बोनस आने वाला है. अभी 1400 के मुझे अप्रोक्सीमेटली हर एक चीज का एक लॉट होता है. अभी ये जो चीजें है ना कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा, लॉट क्या होगा, प्रीमियम कितना होगा, ये सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, सेबी डिसाइड करता है, हमें कुछ नहीं डिसाइड करना है. ये ऑटोमेटिकली होता है. क्यों, कैसे होता है वो भी मैं आऊंगा, पर ये ऑटोमेटिकली होता है, हमें कोई डिसाइड नहीं करना है, इतना याद रखो. जैसे प्राइस जो होती है ऑटोमेटिकली बायर और सेलर निगोशिएट करते हैं तो ऊपर नीचे जाती है, सप्लाई डिमांड, वैसे ही कॉल की प्राइस, पुट की प्राइस ऊपर नीचे जाती है. तो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है कि जो अभी स्ट्राइक प्राइस पे जब आएंगे वो सब ऑटोमेटिक डिसाइड होता है. पहली चीज, अभी 1400 रुपए का सपोज मुझे HDFC का जो लॉट है ना वो 550 का है. सो 1400 इंटू 550, सो 7,70,000 हो गए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, अप्रोक्सीमेटली. तो 7.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर मुझे अभी 7,70,000 टू बी प्रिसाइज. हाँ, 7,70,000 ना, राइट, वही. तो 7,70,000 की अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, मगर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है. तो मैं, और मुझे बहुत श्योर लग रहा है, यानी मेरा वो स्पेक्युलेशन है कि ये स्टॉक अभी दौड़ेगा, 1450, 1500, 1550 जाएगा, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है. वैसे ही उसी टाइम में कोई और इंसान का अंडरस्टैंडिंग ये भी हो सकता है, ऑलवेज होता ही है, कि यहां से HDFC गिरेगा, ग्लोबल संकट है, रशिया का, यूक्रेन का अभी तक फाइनल नहीं हुआ, अमेरिका में रिसेशन है. तो समवन इज स्पेक्युलेटिंग या समवन थिंक्स कि ये इतना ऊपर तो नहीं जाएगा, एक तो यहीं पे रहेगा या तो नीचे गिरेगा. ये किसी का मानना है, और मेरा मानना यह है कि ये अभी दौड़ेगा. अभी रिजल्ट्स आएंगे, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आएंगे, जो भी है. अभी TCS का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, विप्रो का आया, इसका आया, उसका आया, तो अभी ये अर्निंग सीजन के बाद दौड़ेगा. ये मेरा स्पेकुलेशन है. सो आई वांट टू बाय इट टुडे. तो अभी लेट्स गो बैक इन हिस्ट्री कि 1920 में चले जाते हैं. तो 1920 में तभी कोई कंप्यूटर सिस्टम कुछ नहीं है. तो जेसी ल्यूमोर करके एक बहुत बड़ा ट्रेडर होके गया. तो वो क्या करता था कि अभी जो ऑप्शन में जो होता है ना, वो मटका, यानी मटका शॉप था उसका, एक मटका शॉप. तो वो क्या करता था, अभी उसके पास एक आदमी आया, जैसे मार्केट में रहते ना लोग, कि वो बोलता है अरे मेरे को लग रहा है ना ये श्योर शॉट 1500 को जाएगा. HDFC सपोज तभी HDFC 1400 में है, ये श्योर शॉट अगले महीने में 1500, 1550 में जाएगा. तो जेसी बोलेगा अरे फिर खरीद लेना, उसमें क्या है. वो बोलेगा अरे पैसा किसके पास है पैसा किसके पास है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, और 2-4 शेयर खरीद के क्या मिलेगा मुझे. 1400 के मैं 10 शेयर खरीदू 14,000 का, और वो जाए 15,000, 1500 में, तो भी मुझे कितना मिलेगा, 1,000 रुपए मिलेगा. मुझे बड़ा पैसा चाहिए. ऐसे लोग रहते हैं ना मार्केट में, ऐसे लोग चाहिए, मुझे बड़ा पैसा चाहिए. तो जेसी लिवरमोर उसको क्या बोलता था, तू एक काम कर,
अभी हम लोग ऑप्शन चेन पे आते हैं। जेसी लिवरपूल क्या बोलता था कि तू एक काम कर, मैं तेरे को ना एक टिकट देता हूं 1400 का ऑप्शन किधर है, 1400, हाँ 36 रुपीज ना, तो 36 इंटू 500, 500 रुपए पकड़ो आप, 500 रुपए का लॉट है। वो बोलता है मिनिमम इतना पैसा तो तेरे को भरना पड़ेगा, 14,000 नहीं, तेरे को 18,000 रुपये मुझे देना पड़ेगा। कितना? 18,000 रुपये मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, 18,000 रुपये में मैं तुझे लिख के दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट लिख के दूंगा कि सचमुच अगर 15,000 में गया, 1500 में गया एचडीएफसी, तो 1400 में तूने बाय किया ऐसा पकड़ लेने का, तो तेरा राइट है। 1400 में तूने बाय किया, तेरे को मैं 100 रुपया दे दूंगा 1500 में गया तो कितना हो गया? 1500 माइनस 1400, मंथ एंड में, मंथ एंड तक का कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एक्सपायरी है। एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट, एक महीने में अगर एक महीने के एंड में 1500 में जाके बंद हो गया एचडीएफसी, तो तू 1400 में उसको खरीदा ऐसे मुझे बोल सकता है, यानी मैं मानूंगा कि तूने 1400 में खरीदा। खरीदने की, बेचने की जरूरत नहीं, तेरे पास भी पैसा नहीं है, मेरे पास भी पैसा नहीं है, पर तुझे मुझे अभी 18,000 रुपये देना है, और ये कॉन्ट्रैक्ट मैं लिख के दे रहा हूं कि अगर वो अभी यहां से भाग के 1500 में गया तो तुझे मैं 500 का लॉट है, 500 इंटू 100, 50,000 रुपया दूंगा, और तेरी इन्वेस्टमेंट है 18,000। तो वो तो खुश हो गया, वो बोल रहा है कि अरे 18,000 रुपया, मेरे पास वैसे भी पैसा नहीं है, पर जो प्रॉफिट मुझे एक्चुअल स्टॉक खरीद के और बाद में ऊपर जाके बेच के होने वाला था, जिसके लिए 7-8 लाख रुपए चाहिए, जो मेरे पास है ही नहीं, वो मैं सिर्फ ये स्पेक्युलेशन मटका खेल के कमा सकता हूं। वहां पे भी मुझे यही मिलने वाला था ना, अगर 1400 में मैं आज स्टॉक खरीदता और 1500 में जाता तो मुझे शायद वो ज्यादा मिलता, क्योंकि 100 रुपया इंटू 50,000 रुपया मिलता। अभी भी 50,000 रुपया मिल रहा है, बट सिर्फ मेरे पास पैसा नहीं है, इसके लिए ये बंदे को मुझे उसमें से 100 रुपए में से 36 रुपीज देना पड़ रहा है। 36 रुपीज यानी 18,000 रुपया मेरा जा रहा है, फिर भी 32,000 मुझे मेरे जेब में रह रहा है ना। आइडिया आ रहा है? अगर मैं आज 1400 में स्टॉक खरीदूं और वो 1500 में बंद हो गया एक महीने के बाद, तो मुझे कितना मिलेगा? 500 स्टॉक का लॉट है, कितना मिलेगा? 500 स्टॉक इंटू 100 रुपीज, 50,000 रुपये मिलेगा, Yes. राइट? हॅलो, येस सर, येस. 1400ला मी स्टॉक घेतला आणि सपोज एका महिन्याने 1500ला गेला, महिन्याच्या एंडला, तर मला 100 इंटू 500चा लॉट 50,000 रुपये मिळतील, येस. बरोबर आहे. पण त्यासाठी मला आधी माझ्याकडे 7-8 लाख रुपये असायला हवेत ना, 7,70,000. तर माझ्या खिशात काय नाही घंटा, पण मला ट्रेडचा घ्यायचा आहे. मग मला तो मटकेवाला भेटला. मटकेवाला काय म्हणतो, ते मरू दे तिकडे, आपण व्हर्च्युअल ट्रेडिंग करू, व्हर्च्युअल ट्रेडिंग. ते शेअर मार्केट आपण फक्त बघायचं, तुला गरज नाही 7.5 लाख रुपये असायची, तुझ्या खिशात किती आहे? तो म्हणतो माझ्याकडे 15-20 हजार रुपये आहेत भाई, माझी तेवढी ऐपतच नाही. तो म्हणतो 18,000 मला दे. 18,000मध्ये मी तुला लिहून देतो, कॉन्ट्रॅक्ट करतो तुझ्या बरोबर, एक महिन्याचा कॉन्ट्रॅक्ट. महिन्याच्या एंडला जिथे कुठे असेल एचडीएफसी, तुझी बाईंग प्राइस 1400 ठरली, 1300ला असेल तरी तुझी बाईंग प्राइस 1400. हा, तू त्यावेळी बोलू शकतो की बाबा माझं नुकसान होत आहे, तर मी काही खरेदी करणारच नाही, ते दिलेलं कॉन्ट्रॅक्ट फाडून टाक. पण तू मला पहिले पैसे दिलेस कॉन्ट्रॅक्ट विकत घ्यायचे 18,000, ते माझे, हे कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजे 18,000 इज नॉट रिफंडेबल. जी इथे 36 रुपयाची व्हॅल्यू आहे, 36 इंटू 550, आपण 500 रुपये धरतोय, 500 स्टॉक धरतोय, 550च्या ऐवजी लॉट. 18,000 रुपये मी तुझ्याकडनं घेणार, मी मटका किंग आहे, माझं मटका शॉप आहे, मी 18,000 रुपये तुझ्याकडनं घेणार. जर का उद्या 500ला गेला तर तू 1500ला गेला स्टॉक, तर 1400ला तू विकत घेतलायस, ते कॉन्ट्रॅक्टमध्ये लिहिलंय 1400ला विकत घेतलास. सो तुला मी 100 इंटू 500, 50,000 रुपये देणार. 18,000 मी ऑलरेडी घेतले तुझ्याकडनं, तुला 50,000 रुपये मी देणार, म्हणजे तुला 32,000 रुपये प्रॉफिट झाला, बरोबर. आणि जर का पडलं तर मी तुला हे पण कॉन्ट्रॅक्टमध्ये लिहून दिलंय की तुझा चॉईस आहे, तुझा चॉईस आहे. पडलं तर तू कशाला मारायला, 1300ला थोडाच घेशील तू, म्हणजे लॉस कशाला करून घेशील तू, तर म्हणशील सॉरी
माझं चुकलं, या तुला जे दिलेले मी 18,000 आहेत ते गेले माझे. तर हा एक मटका आहे, म्हणजे हा नशिबाचा भाग आहे. तुला एवढं शुअर वाटतंय तर तू घे. तर आता मी काय विचार करेन की मला तर प्रचंड गॅरंटी आहे की इकडनं 1500ला जाणार तो. तर मी काय विचार करतो की एकदा का तो म्हणजे स्वप्न बघतोय मी, बेसिकली मी मटका लावतोय की इथून 1500ला जाईल, इट विल गो टू 1500 अँड आय विल अर्न 100 रुपीज इंटू 500, 50,000. अगेन्स्ट दॅट आय हॅव ऑलरेडी गिवन 18,000 गॉन, सो 32,000 इज माय प्रॉफिट. 32,000 रुपये मी कमवणार आहे. जर का माझ्याकडे पैसे खरंच असते, खरंच खिशात पैसे असते, तर मी 50,000 रुपये कमवले असते. 500 स्टॉक इकडे विकत घेतले असते. ऍक्च्युअली माझ्याकडे खिशात पैसे असते आणि मी स्टॉक मार्केटमध्ये असतो, मटक्यामध्ये नसतो, तर मी 500 स्टॉकचा लॉट फिक्स आहे. त्याला त्या जेसी लिव्हरमोरला चिंदीमध्ये इंटरेस्ट नाही. तो म्हणतो मला काहीतरी पैसे घरदार चाललं पाहिजे, मी मटक्याचा शॉप चालवतोय, तर मी मिनिमम बाबा तुझ्याकडे 15,000 रुपये असतील तर माझ्यासमोर उभा राहा, नाही तर जाऊ, मला 1-2 स्टॉकमध्ये इंटरेस्ट नाही. तर तुझ्याकडे 7.5 लाख रुपये नाहीत, पण 20-40 हजार रुपये तर असतील ना मटका खेळायला, ते मला दे. जर का माझ्याकडे पैसे असते, अगर मेरे पास पैसा रहता तो मैं ये 500 स्टॉक यहां से यहां पे ट्रेड करता और मुझे कितना मिलता, 50,000 रुपये मिलता. करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट है. करेक्ट सर. बट आई डोंट हैव मनी, बट आई वांट टू स्पेक्युलेट, आई वांट टू अर्न मनी एंड आई एम डैम श्योर कि ये ऊपर जाएगा. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे एक वर्चुअल टिकट बाय कर रहा हूं कि मैंने 1400 में खरीदा. अब ये टिकट की नॉन रिफंडेबल कॉस्ट है. ये टिकट की कॉस्ट है 36 रुपीज. 36 रुपीज का टिकट यानी कॉल मैं खरीदी कर रहा हूं. ये कॉल नॉन रिफंडेबल है, यानी पैसा जो एक बार भरा वो मुझे वापस नहीं मिलेगा, वो ब्रोकर को दिया मैंने, पहली चीज. दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे कंपल्शन नहीं है. मुझे चाहिए तो जैसा कल अगर स्टॉक गिर गया, 1300 में गिर गया, तो मेरा सिर्फ इतना ही जाएगा, 36 इंटू 500, 18,000 रुपये ही जाएगा. ऐसे नहीं है कि मुझे 1300 में खरीदना पड़ेगा, ऐसे नहीं है. तो और खुश हो गया ना मैं, मेरी रिस्क कैप है, मेरी रिस्क 18,000 ही है, मैं और खुश हो गया कि ऐसे नहीं है कि अगर ये यहां से गिर गया इन केस, मुझे तो श्योर है, पर मुझे 18,000 ही जाएगा मेरा. तो आई एम हैप्पी विद दिस कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज मुझे क्या लगता है, एक तो श्योर शॉट ऊपर जाने वाला है. मुझे जो 50,000 रुपये मिलने वाला था वो अभी भी मिल रहा है, सिर्फ उसके अगेंस्ट ये 18,000 का टिकट मैंने खरीदा. तो मुझे कितना मिला, ये अगर हो गया तो कितना मिला, 50,000 माइनस 18,000 टिकट का, तो मुझे 32,000 रुपये मिला. राइट है, मुझे 32,000 रुपये मिला. मेरे पास 7.5 लाख रुपए था ही नहीं, मेरे पास सिर्फ 18,000 रुपये ही था जेब में, पर फिर भी मुझे 18,000 रुपया दे के 32,000 रुपये मिला. क्यों मिला? क्योंकि मैंने सेम ट्रेड लिया, सिर्फ ट्रेड लेने की कॉस्ट दी 18,000 रुपया, ये टिकट की कॉस्ट. और ये टिकट के बारे में अच्छा क्या है कि अगर ये स्टॉक कितना भी गिर गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे खरीदना है या नहीं, यानी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है कि मैंने पकड़ा 1400 में खरीदा, तो जेसी क्या बोलता है कि वो तेरे ऊपर है, तेरे को एंड ऑफ द मंथ तू मेरे पास आएगा कि वो कभी आएगा मेरे पास. अगर वो 1500 में जाएगा तो ही आएगा, 1300 में आएगा तो मुंह ही छुपाएगा ना. तो उससे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं कि वो तेरा ऑप्शन है, कि वो तू अगर आएगा और बोलेगा अरे मैंने 1400 में खरीदा था, जैसी मेरे को 100 रुपए के हिसाब से 50,000 दे, तो मैं दूंगा. मगर अगर 1300 में गया है तो मैं तेरे घर नहीं आऊंगा, मेरे को पता है तेरी कैपेसिटी नहीं है इतना लॉस सहने की. तो वो जो मटका खेलने को आया है वो और खुश हो जाता है ना, यानी वो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा है कि मुझे इसमें 18,000 का ही लॉस हो सकता है, पर प्रॉफिट कितना भी हो सकता है. सपोज ये 1500 के बजे में 1600 में गया तो
मुझे 1 लाख रुपया मिलेगा, 1 लाख माइनस 18,000, 82,000 मिलेगा। सो अभी मैं बड़े बड़े सपने देख रहा हूं। तो जेस्सी क्या करता था, ऐसे लोग रहते मार्केट में जो बड़े बड़े सपने बोलते हैं ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो अपने को हिंदी में था ना स्कूल में, कि उसको क्या, उसका नाम क्या पता नहीं, मुझे याद नहीं। वो लकड़ी पे बैठता है और जिस पे बैठा है वही लकड़ी काटता है सपने देखते देखते। या और एक धडा होता आपल्याला की ते एक चिल्ली। हाँ, शेख चिल्ली, राइट राइट। तो एक बार उसको पैसा मिल गया, पकड़ो। जेसी लिवरपूल का क्या है, वो भी उसके पास भी पैसा नहीं, वो स्पेकुलेशन ही कर रहा है। वो क्या बोलता है कि आज इसको अगर 32,000 मिल गया, मुझे 18,000 आया, मैंने 50,000 दिया, तो मेरा 32,000 रुपये नुकसान हो गया। जेसी लिवरपूल का जेसी लिवमोर को 32,000 रुपये नुकसान हो गया। पर ये बंदा, उसको मटके की आदत लग गई। तो ये जो 32,000 रुपये लेके जा रहा है, वो कल वापस आएगा, 32,000 भी लगाएगा, 50,000 भी लगाएगा, क्योंकि उसको मटके की आदत लग गई। तो आज ना कल, एक तो वो ऐसे डिजाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन होता है ना, वो सेबी डिजाइन करता है, तो वो मोर और लेस विनिंग लेवल प्लेइंग फील्ड पे डिसाइड करे कि दोनों को चांस हो, कुछ तो चांस हो बायर को। पर वो टाइम पे जेसी बोलने में मीठी छुरी, तो ऐसी बात करेगा कि अरे सही यार, तेरा तेरा परसेप्शन इतना परफेक्ट है ना, तो हमेशा फिर ये क्यों नहीं करता तू? मैं तेरे को मौका देता हूं पैसा कमाने का, रिस्क मेरी, कितना भी गिरा तो तेरे को टेंशन नहीं, तू 18,000 तेरे जेब में है ना, मेरे को दे दे, मैं तेरे को 50,000 रुपए दे देगा, 1 लाख रुपए दे देगा, 1,600 पे गया तो ये तो भाई खुश है। और वो मार्केट में पूछेगा, हाँ जेस्सी देता है पैसा, वो मटके का शॉप है, वो देता है, उसका कैलकुलेशन उससे पता कैसे देता है। अभी जेस्सी को पता है कि ऐसे 100 मूर्ख आते हैं, तो उसमें से 90 लोगों का पैसा उसके जेब में रहेगा, सिर्फ 5 लोगों को पैसा देना है, उसको पता है। उसको यह भी पता है कि ये 5 लोग पैसा मिलने के बाद और 100 लोग को लेके आएंगे। और उसको तीसरी ये चीज भी पता है कि ये 5 लोग जो पैसा अभी घर पे लेके जा रहे हैं, वो वापस मुझे आके देने वाले हैं और हारने वाले। कैसीनो को यही रूल रहता है ना। तो जेसी लिवमोर एक तरह का ऑप्शन राइटर है, और वो टाइम पे वो उसके हिसाब से डिजाइन कर रहा है ये ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट। तो वो प्रोबेबिलिटी, वो बहुत होशियार आदमी है, तो उसे मार्केट का नॉलेज भी है, उसको वायदा बाजार पता है, सब कुछ पता है उसको। ये जो आ रहे हैं वो तो मटके वाले आ रहे हैं, वो तो बहुत नॉलेजेबल है, तो उसको पता है कि किसको कैसे गुंडालना है, क्या बोलना है, क्या प्राइस पॉइंट पे उसको, उसके जेब में कितना पैसा है, उसको कैसे ललचाना है, उसको पता है। तो जेसी लिवमोर जो कर रहा था वो इलीगल था। तो ये लोग क्या करते थे, झूठा कंपनी भी बनाते थे। अभी तो एचडीएफसी है, वो कल बोलेगा अरे एक 20 रुपए का कंपनी है, ये अगले महीने में 70 रुपए जाने वाला है, ऐसा न्यूज भी मार्केट में खुद ही फैला देगा जस्सी। फिर एक आदमी ढूंढते ढूंढते आएगा जस्सी को, अरे मैंने सुना है ये कंपनी है ना 70 रुपया होने वाला है। हाँ क्या, मुझे नहीं पता, आप नॉलेजेबल हो? हाँ यार मुझे कंफर्म है, तो मैं आपको चांस देता हूं ना, आपके पास पैसा है, 2,000 लॉट है, 2,000 इंटू 20। अरे मेरे पास इतना पैसा तो है ही नहीं, मेरे पास 10,000 रुपया ही है, तो मैं आपको 10,000 रुपये का एक मटका देता हूं। अगर 20 का हो गया 100, तो मैं आपको प्रॉफिट दे दूंगा, पर जो आपके पास है 15-20 हजार रुपये मेरे को दे दो। तो इसी की कंपनी है, वो थोड़ा 100 होने वाले देगा, जेस्सी की कंपनी है। तो जेस्सी क्या करता था, उसे 80-90 तक लेके जाएगा और फिर 10 को लेके आएगा मंथ एंड में। तो ये सब चीजें मार्केट में होने लगी। इसके लिए फिर जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने क्या किया कि इसको एक्चुअल फॉर्मुलाइज कर दिया कि आप ये मटका जो खेल रहे हो, जो स्पेकुलेशन कर रहे हो, वो आप एक्चुअल में मार्केट में ही करो। लेट गवर्नमेंट, गवर्निंग बॉडी से भी डिसाइड कि क्या क्या स्ट्राइक प्राइस या क्या क्या अपॉर्चुनिटी, क्या क्या टिकट हो सकता है, उसकी प्राइस क्या हो सकती है, और उसका एक्सपायरी क्या हो सकता है। एक्सपायरी 1 महीने का, जेसी लिवरमोर बोल रहा है 1 महीना, सेबी बोल रहा है 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना, 3 चांस दे रहा है आपको, 3 पीरियड दे रहा है, अलग अलग 3 कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 3 कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। तो अभी सेबी ने ये सब फॉर्मुलाइज किया और वो मार्केट हो गया ऑप्शन मार्केट। अभी इसमें एक और चीज दिखाता हूं आपको। अभी मैंने इतना समझा आपको, 40,000 का 1,400 का कॉन्ट्रैक्ट समझा आपको? उसमें कुछ डाउट है 1,400 के कॉन्ट्रैक्ट में? कोई 1,400 का कॉन्ट्रैक्ट क्यों खरीदेगा? इसमें कुछ डाउट है तो पूछो ओपनली।
सर म्हणजे हा स्टॉक जर 1300 वर गेला तर तो 18,000 लॉस आहेच. 18,000 लॉस आहेच. ती तिकीट नॉन रिफंडेबल आहे, पण 18,000च्या वर नाही लॉस. त्यासाठीच तो लुक्रेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट आहे, त्याच्यामुळे तो मटका खायला आला ना. तुम्ही म्हणाला 1400चा 1500 वर जाईल, हे स्पेक्युलेशन आहे आपलं, म्हणून तो आपण कॉन्ट्रॅक्ट करतो. हे स्पेक्युलेशन कुठल्या बेसिसवर कसं करतात? बेसिसवर म्हणजे त्याचं काय टेक्निक, आताच्या काळात टेक्निकल अनालिसिस आहे. त्या काळात आता सपोज पाऊस चांगला झाला. आता पहिलं हे कम्युनिटी मार्केटमध्ये चालू झालं, राईट. तर पाऊस चांगला झाल्यावर पीक चांगलं येणार. पीक चांगलं आलं तर आज जो गव्हाचा रेट आहे 1400 रुपये गहू आहे क्विंटल. आपण सेम घेऊ सगळं, 1400 रुपये गहू क्विंटल आहे, ते 1500 रुपये जाणार, कारण यावेळी पाऊस चांगला झाला. तर 1400चा गहू 1500ला जाणार, किंवा पाऊस खराब झाल्यामुळे झालं, म्हणजे डिमांड आहे आणि सप्लाय कमी आहे, व्हॉट एव्हर वे यू टेक इट. बट 1400चा गहू 1500 होणार आहे, ऍज पर माय अंडरस्टँडिंग ऑफ द इकॉनॉमी, ऍज पर द, म्हणजे हे ग्राफ नसताना, म्हणजे टेक्निकल अनालिसिस नसतानाची गोष्ट सांगते तुम्हाला. ऍज पर मान्सून, ऍज पर माझा एवढ्या वर्षाचा मार्केटमधला अनुभव, कि 1400 का गेहूं का क्विंटल का दाम 1500 होने वाला है. पर मेरे पास पैसा नहीं है 1400 में खरीदने का. मेरे पास यानी कि जो सामने से बंदा आ रहा है मटका खेलने, या जिस ऐसे लोग रहते हैं ना जो बोलते हैं श्योर शॉट ये स्टॉक ऊपर जाएगा, पर उसके जेब में पैसा नहीं है, तो फिर वो बंदा क्या करेगा? तो वहां पे जैसे अभी वर्चुअल ट्रेडिंग रहता है ना, आपको पता रहेगा, वर्चुअल ट्रेडिंग रहता है जहां पे आप निफ्टी बाय कर सकते हो, रोज ट्रेडिंग कर सकते हो, आपका वर्चुअल मनी रहता है. आपको पहले दिन 10 लाख रुपए दे देते हैं, वर्चुअली खेलो. इनिशियली तो है, उसको एडवर्टाइज दिखा के कॉस्ट वसूल करेगा, या आपको महीने का 100 रुपया देना पड़ेगा प्रोफेशनल कुछ इंडिकेटर के लिए, जो भी है. तो वो जो पैसा 100 रुपया आप महीना दे रहे हो, वो उसका टिकट का वैल्यू है. बाकी आप वर्चुअली खेल रहे हो ना. वैसे ही यहां पे एक वर्चुअल मटका खेल रहे हो, सिर्फ यहां पे आपको एक्चुअल पैसा देने वाला है वो, और आपको एक्चुअल पैसा भी उसको भरना है. 18,000 रुपये आपको, आपने वो मटका खेलने का 18,000 रुपये दिया, वो कॉल ऑप्शन खरीदा क्योंकि आपको लग रहा है कि ये अभी यहां पे आते. 1400 का कॉल, अभी 1401 है, तो 1400 का जो कॉल में अगर खरीदना है तो 36 इंटू 550. अगर 1400 के मुझे 550 खरीदने होते तो कितना अमाउंट हो रहा है? 7,70,000. सही है. Yes. पर मेरे पास 7,70,000 नहीं है ना, तो मेरे पास सिर्फ 36 इंटू 550, 18-20,000 उतने ही है. तो मैं क्या करता हूं, 18-20,000 में एक वायदा खरीदता हूं, एक कॉल खरीदता हूं कि मेरी बाइंग प्राइस हो गई 1400, और मंथ एंड में जो प्राइस होगी वो अगर प्रॉफिटेबल है तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा यस यस यस, मेरी बाइंग प्राइस 1400 है. अगर मंथ एंड में वो गिर जाता है 1300 में, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के फेंक दूंगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है. आई हैव अ राइट टू बाई इट एट 1400, ऑब्लिगेशन नहीं है, मेरे ऊपर कंपल्शन नहीं है. हाँ, सिर्फ इतना है कि जो टिकट का पैसा मैंने दिया, जो भी 18,000 रुपया दिया, वो रिफंडेबल नहीं है, वो गया. हाँ, अगर मुझे सचमुच 1400 का स्टॉक 1500 में गया तो मुझे कितना फायदा मिलने वाला है? 550 इंटू 100, 55,000 रुपये मिलने वाला है. उसके अगेंस्ट मेरा 18,000 रुपये का खर्चा हो गया. आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी. अगर 1450 तक गया तो भी कितना होने वाला है उसका कॉस्ट? 50 रुपीज इंटू 36, 50 रुपीज इंटू 550, सो अप्रोक्सीमेटली 27,500 रुपया, 27,500 रुपया मिलने वाला है. 18,000 गया तो भी 9,000 रुपया मेरा फायदा है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट. और जो सेलर है वो क्या सोच रहा है कि उसको गारंटी है कि ये HDFC ऊपर जाने वाला नहीं है, इतना ऊपर जाने वाला नहीं है, इसके लिए तो वो बेच रहा है. तो उसका भी एक, जैसे आपने पूछा कि क्यों ऐसा लगता है आपको, अभी मैं आपको एक जस्ट एक विषयांतर करतोय एक सेकंदासाठी. I hope it doesn't disturb the flow. I am just hopeful
मैंने आपको आज प्रणव जी आए थे मेरे शॉप में, थोड़ा सा काम था, वो सब पहले इसका काम करते हैं, पर्दा बिर्दा सब उनका, बहुत कस्टमर है उनका, मैं भी उनका कस्टमर हूँ, तो वो सब काम वो एकदम मस्त करते हैं। तो वो मेरे शॉप में आए थे, वो एक आदमी जो काम करता है उसको लेके आए थे, उनका ही बंदा, वो फिटिंग करने वो बंदे को लेके आए थे। तो उनको मैंने 2 ट्रेड दिखाए आज जो मैंने किए थे। आजकल ना वो लॉग इन करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, इसके लिए तो मैं एक्चुअल दिखा था। एक ये बी सॉफ्ट था, तो ये बी, इसमें फेडिंग करके नई सिस्टम मैंने यूज की। तो मैं नया नया चीजें ट्राई करते रहता हूँ, क्योंकि मुझे बाकी पता है कि इतना पैसा आ रहा है महीने में बाकी इसमें, तो इसमें छोटे कैपिटल पे नई नई चीजें मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे वो लोगों को सिखानी है बाद में, इसके लिए। तो इसको इसको मैंने शॉर्ट किया आज यहाँ पे, इसको फेडिंग बोलते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे शॉर्ट किया एंड आई 83 समथिंग मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। और दूसरा था आईटीसी, आईटीसी को भी मैंने फेडिंग किया। आईटीसी को मैंने स्टार्ट में ही किया कहीं पे, यहाँ पे, यहाँ पे शॉर्ट किया। ये ऊपर स्टॉप लॉस, और मुझे लेट प्रॉफिट मिला 3-1, दोनों में 3-1 प्रॉफिट मिला। तो आप बोलोगे अरे नीलेश सर, आप तो हमको हमेशा सिखाते हो कि विद द ट्रेंड ट्रेडिंग करना है। सही बात है, मैं हर वेबिनार में हर लेक्चर में वही बोलता हूं आपको, विद द ट्रेंड करना है। और आप ये क्या कर रहे हो? तो मैं जो कर रहा हूं ना वो थोड़ी सी अलग चीज है, उसको बोलते हैं फेडिंग। तो जब बड़े लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, मुझे पता है कि वो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब कर रहा है, उसके पीछे एक लॉजिक है। तो मेरी सिस्टम सेलिंग की है, आप बाय कर रहे हो तब मैं सेल कर रहा हूं। तो वैसे ही जब एचडीएफसी बैंक, आपको जब लग रहा है कि फॉर सम रीजन ये ऊपर जाने वाला है, यहाँ पे एक बेस बनाया उसने, जो भी आपको लगता है कि अभी यहां से ऊपर जाना चाहिए बिकॉज ऑफ दिवाली आ रही है, जो भी है, और किसी और को लगता है कि ये बहुत निगेटिव है, ये यहां से नीचे जाएगा, कोई भी इसमें स्पेकुलेशन होता ही है ना। तो किसी को लग रहा है ऊपर जाएगा, किसी को लग रहा है नीचे जाएगा। तो ये जेस्सी वही करता था कि कोई भी आता था उसके पास और ऐसे बात करता था कि ये ऊपर जाएगा, तो बोलता था लेता है क्या बेट। कुछ कुछ लोग रहते हैं ना, कोई भी चीज पे, हर चीज पे बेट लगाते हैं। कोई बोलेगा सेंचुरी, तो बोलता है लेता है क्या बेट। वैसा था वो, और उसको पता था कि बेट कितने की देनी है, कैसी देनी है, मेरे जेब में कितना पैसा आने वाला है, उतना उसका दिमाग था। शातिर दिमाग बोलते हैं ना, मीठी छुरी था वो। कोई बोलेगा गिरेगा तो भी बोला लेता है क्या बेट। और कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा बनाया, देखा ना आपने, कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनाया कि अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको उतना ही पैसा जाने वाला है। तो आप पूरा महीना सपना देखते बैठोगे, 18,000 तो आपका गया, आप सपना 1 लाख का देख रहे हो पूरा महीना। 90% लोग 18,000 गवा के ही जाएंगे बाहर, और फिर वो 18,000 वापस निकालने के लिए अगले महीने 18,000 का और सट्टा खेलेंगे। समझे? तो इसलिए ये 1400 का कॉल समझा। अभी इसमें कुछ डाउट है तो मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, और कुछ भी डाउट है तो आप पूछो, क्योंकि ये एक स्ट्राइक प्राइस अगर क्लियर होगी ना तो फिर तभी आगे जा सकते हैं, नहीं तो फिर वो आगे समझेगा ही नहीं कुछ। और बिंदास पूछो, ऐसे कुछ मत समझो कि अरे ये बेसिक सवाल लगेगा या वापस वापस मैं वही पूछ रहे हो, ऐसे कुछ भी नहीं। आप क्लियर थॉट प्रोसेस क्लियर करो। अगर आपको ये सब समझने के बगैर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, मगर कोशिश करके देखते हैं ना, उसमें क्या है, नॉलेज के लिए। कुछ डाउट है इसमें तो पूछो मुझे। सर ये एचडीएफसी हेड एंड शोल्डर बढ़ाया लगता है। अरे प्रणव जी जाने दो वो हेड एंड अरे वो तुम्हारा मेरा बोल रहा हूँ, ये लोग तो अभी सोच रहे हैं ना क्या क्वेश्चन पूछो वो वापस दूसरी जगह जाएगा, निकल जाएगा। वो लोग तो उनको क्वेश्चन ये करने दो ना, उनको उनके क्वेश्चन कुछ भी नहीं समझा है तो बिंदास पूछो, बोलो कुछ भी नहीं समझा, ऐसे बोलो बिंदास। हाँ मैं समरी करूं क्या वापस एक बार, पर बाद में पूछो, मेरे को बताओ, एक तो समझा बताओ, नहीं तो नहीं समझा बताओ, मैं एक समराइज करता हूँ। नाही सर समजलं, बेसिक तुम्ही जे बोललात ना प्राइस आणि ते आणि प्रीमियम वगैरे ते सगळं समजलं, पण मग कसं ठरवायचं, हाऊ टू डिसाइड अबाउट अ स्टॉक,
तुम्ही HDFC उचललात कारण तुमचा काहीतरी स्टडी लांबची गोष्ट असेल. आहे, फार लांबची गोष्ट आहे ती, फार अच्छा, लांबची गोष्ट आहे. त्याचा अजून काही संबंध नाही ना काही आमच्याशी? संबंध नाही, काही संबंध नाही. ओके, मग हे समजलं सर, हे समजलं. तर मला हे समजलं ते कॉन्ट्रॅक्ट वगैरे. फक्त मला अजून हे कळत नाही की ते स्पेक्युलेट शुअरली कसं करायचं की असंच होऊ शकतं. ते लांबची गोष्ट आहे, ती लांबची गोष्ट. आता समजा तुम्ही इक्विटीसाठी तुम्ही पहिली कॅन्डल शिकलात ना, कॅन्डल शिकलात ओपन, हाय, लो, क्लोज, बरोबर? इक्विटीसाठी हो. त्या लेवलला आहात. तिकडे तुम्हाला EMA आणि फ्लोईंग आणि सपोर्ट रेजिस्टन्स काय माहिती होतं का? नाही. त्या लेवलला तुम्ही ऑप्शन मध्ये आहात, त्यामुळे तो विचारच करू नका आता, कारण पुढचा कन्सेप्ट कळणार नाही अदरवाईज. म्हणून तिकडे आपण जाणारच आहे, ते तुम्हाला येतच. फक्त इकडे जसं मगाशी केदारने व्हेरी करेक्टली ही सेड की फॉर हिम इट इज जस्ट लाईक अ इक्विटी. फक्त त्याची जी व्हॅल्यू आहे ना, ती त्याच्यामध्ये टाइम फॅक्टर सुद्धा आहे. इट इज जस्ट लाईक अ इक्विटी. जसं मी सिम्पल एक्झाम्पल द्यायचं तर क्रिकेटमध्ये, की आम्ही जेव्हा गल्लीत लहानपणी क्रिकेट खेळलो, आपण सगळेच खेळलो, म्हणजे ऍटलीस्ट मुलं सगळीच खेळली आहेत, तेव्हा एका टीमने ऑल आउट होईपर्यंत बॅटिंग. T20 वगैरे प्रकार नव्हता आणि वन डे पण प्रकार नव्हता आमच्या लहानपणी, माझ्या, केदारच्या, नितीन सरांच्या लहानपणी. प्रणव मे बी वयाने थोडा कमी आहे आमच्यापेक्षा, पण आमच्या याच्यासाठी की आम्ही बॅटिंग, आम्ही जेव्हा क्रिकेट खेळलो लहानपणी तेव्हा तुमचा ऑल आउट झाला की आमचा ऑल आउट, म्हणजे तुम्ही जेवढ्या रन करणार त्यापेक्षा आम्हाला जास्त बनवायचे, हाच कन्सेप्ट होता. कारण वन डे क्रिकेट हे फार नवीन होतं. त्याच्यानंतर आपण जेव्हा आम्ही कॉलेजमध्ये झालो आणि क्रिकेट खेळायला लागलो, तेव्हा मग 8 ओव्हरची मॅच, 10 ओव्हरची मॅच, हे पहिलं सांगितलं तर एकदम लहानपणीचं सांगितलं. तिथे टाइम फॅक्टर आला की मला 10 ओव्हरमध्ये 50 रन तुम्ही बनवल्या, मला 52 रन बनवायचे, 51 बनवायचे जिंकायला, बरोबर आहे? एम आय राईट एक्झाम्पल केदारजी? सर परफेक्ट सर. राईट. तर एवढाच फरक आहे इक्विटी आणि ऑप्शन मध्ये ट्रेडिंग करण्याच्या दृष्टीने, की तिथे एक टाइम फॅक्टर येतो, त्याच्या पलीकडे काही नाही. सर एक चीज बोलूं? हाँ, FNO आप जो भी ऑप्शन ये सिखा रहे, इसके लिए चार्ट तो इक्विटी का ही देखने का है, तो इट इज सेम लाइक इक्विटी और ऑप्शन. मतलब चार्ट ब्रेकआउट जो भी देखा है मिनल जी आपने, कि आपने कल बोला ना कि आपने ये चार्ट देखा, इसका कैंडल देखा, सेम जो सर बोल रहे सेम चार्ट है FNO के करने के ऊपर हम लोग आएंगे. आप अभी वहां पे जाओ ही मत. अभी पूरा फोकस है ना सिर्फ एक एक कंसेप्ट पे करो, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है ना सिखाने में और सीखने में, कि जब आप एक चीज को टच करते हो ना ऑप्शन में, तब आपको उसके बाजू में ना 10 चीजें दिखती है. हाँ, वही तो क्वेश्चन आपके मन में आता है इसका मतलब क्या है, इसका तो सर ने बोला ही नहीं. पर अगर मैं उसका बोलता तो फिर आपको बाकी 9 चीजें दिखती जो उसका मैंने बोला ही नहीं. क्योंकि कोई भी एक चीज है ना 9 जगह से कनेक्टेड है, बाकी 9 जगह से कनेक्टेड है. इसके लिए हमें एक डायरेक्शन में एक एक स्टेप जाना पड़ेगा. तो आगे का सोचो मत, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं. इट इज वेरी सिंपल. ओके. तो जैसे नितिन सर का शायद कनेक्शन गया था, ही इज बैक. तो जैसे मैंने बताया ना, इक्विटी जैसा ही है, सिर्फ इक्विटी में कैसे है कि सिर्फ प्राइस है, यहाँ पे प्राइस प्लस टाइम फैक्टर है. इतना ही अभी समझो, ये समझने की जरूरत नहीं, इतना याद रखो बस, आगे समझेंगे वो कैसे है. तो 1400 का क्लियर हो गया. 1400 का कॉल कोई क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसके जेब में पैसा नहीं है, मगर उसको वो ट्रेड लेना है, उसको 1400 टू 1500 ट्रेड लेना है, बट पैसा है ही नहीं 500 शेयर खरीदने के लिए. तो क्या करेगा वो कॉल खरीदेगा, 1400 का कॉल खरीदेगा, जिसकी वैल्यू है 36 रुपीज, सॉरी LTP 34 रुपीज. तो 34 इंटू 550, राइट? यस सर. 18,700 रुपया उसको देना पड़ेगा. 18,700 का कॉल खरीदेगा वो. ओके, इधर तक समझा? 18,700 की इन्वेस्टमेंट की इसने, 34 इंटू 550, मेरे हिसाब से 18,700 आना चाहिए कैलकुलेटर पे. यस सर, 18,700. 18,700 में खरीदा.
अभी अलग अलग सिनेरियो देखेंगे हम लोग, आपको कहीं पे भी कुछ भी नहीं समझाना, आप बिंदास पूछो, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस समझ रहे। स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या? 1400 का कॉल, 1400 में है तो 1400 का ही कॉल हम लोग ले रहे, बाकी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं वो बाद में वापस स्टोरी पे आऊंगा जैसी की, और समझाऊंगा क्यों। अभी पहला एग्जांपल कि ये गया उड़ के, मंथ एंड की बात करें, ये भी और एक सिनारियो है। बीच की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बीच की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं मंथ एंड की ही बात कर रहा हूं। मंथ एंड यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे अभी ये कॉन्ट्रैक्ट है कॉल का, ये कॉन्ट्रैक्ट लास्ट थर्सडे को 3:30 बजे खत्म होगा महीने के। यहां पे एक्सपायरी लिखी होगी कहीं पे, 27 अक्टूबर 2022। अगर 27 को सपोज दिवाली की छुट्टी होती तो वो 26 को होता, एक दिन पहले होता, बुधवार को होता, ठीक है। तो लास्ट थर्सडे इज एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, एंड एवरी थर्सडे इज वीकली एक्सपायरी। पर वो वीकली एक्सपायरी स्टॉक के लिए नहीं, हम लोग स्टॉक समझ रहे हैं तो वो इंडेक्स ऑप्शन बाजू में रखते हैं, वो भी सेम है, सिर्फ उसमें वीकली एक्सपायरी भी होती है, पर वो अभी बाजू में रखते हैं, वो अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो सपोज 27 अक्टूबर 3:30 के बाद ये स्टॉक कहां पे पहुंचा? 1500 में पहुंचा। तो ये बंदे के पास 34 रुपीज में लिया हुआ कॉल था। अभी ये कॉल का मतलब क्या कि 1400 में खरीदने की पावर, उसने खरीदा नहीं, मगर वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ये 1400 में अगर तुझे चाहिए तो तेरा हो गया, अगर तुझे चाहिए तो, अगर तुझे नहीं चाहिए टाटा गुड बाय, ये पैसा भूल जाने का। जैसे अगर ये स्टॉक 1350 पे गिर गया मंथ एंड में, तो 1400 में खरीद के क्या करूंगा मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉस में हूं ना 40 रुपया, तो मैं भाग ही जाऊंगा, तो मेरा ये पैसा गया बस, बाकी कुछ नहीं। मगर अगर एज पर माय व्यू, एज पर माय एनालिसिस, एज पर माय स्पेकुलेशन, ये 1500 में गया, तो मैं बोलूंगा अरे भाई मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है 18,700 में लिया है ये कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अभी मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो ठीक है एग्जीक्यूट करो उसको। एग्जीक्यूट कैसे होगा? स्टॉक गया कितने में? 1500 में। आपने कितना में खरीदा? आपके पास कितने का खरीदने का राइट है? आप मुझे अभी थोड़ा सा जवाब दो। तो होता है थोड़ा सा, मुझे ना कुछ आइडिया नहीं आता है कि आपको, यानी मैं कहीं कम गिर रहा हूं समझाने में, तो मुझे समझेगा नहीं ना। कम गिर रहा हो तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल वर्क हार्डर, बट मुझे समझेगा नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे कितने कितने में खरीदने का राइट है? कितने का कॉल लिया मैंने? 1400। 1400 का। स्टॉक कहां पे खत्म हुआ? 1500। 1500, राइट। सो 15 मैं क्या करूंगा मंथ एंड में, यानी 28 की शाम को 3:30 के बाद, कि ये कॉल एक्सरसाइज हो गया, यानी मुझे कुछ करना नहीं है, वो सब सेबी करता है, और वो जो प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट आपके अकाउंट में जमा होता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि एक्सरसाइज कैसे करने का, क्या करने का, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये 1400 का आपका जो कॉल है वो 1500 में गया, तो आपको कितना पैसा मिलना चाहिए? 100 माइनस 34 नहीं, 100 इंटू पहले 100 इंटू पहले 550 1,50,000 55,000। हाँ ओके। 55,000 रुपीज आपको मिला। 55,000 ही आएगा आपके अकाउंट में, ये तो 18,700 आपने शुरुआत को ही दिया है। तो आपका प्रॉफिट अभी कितना हो गया? आपका प्रॉफिट हो गया 36,300। अगेन इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, 36,300 इज योर प्रॉफिट, विच इज करेक्ट। आई एम नॉट मिस्टेकिंग, आई नो 36,300 इज प्रॉफिट। ओके, क्योंकि मैंने 18,700 ये टिकट के लिए दिया था। सो एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट माइनस ब्रोकरेज 100-200 रुपया ये उधर उधर, वो हम लोग सब अभी जरूरत नहीं पकड़ने का, ठीक है। 36,300 इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? ओके सर। क्लियर सर, क्लियर।
अगर मेरे पास सचमुच पैसा होता 7.5 लाख, 7,70,000, तो मेरा ये जाता 18,700? No. नहीं जाता, 18,700 नहीं जाता, क्योंकि मुझे ये मैं पूरा पैसा मिलता, पूरा 55,000 मिलता, राइट? पूरा 55,000 मिलता, 18,700 बचता, पर उसमें एक निगेटिव पॉइंट भी है. कौन सा है पता है? 7.5 लाख रुपए देना पड़ता पहले. नहीं, वो एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है उसमें. एनीवन कैन जस्ट ट्राई. डिलीवरी लेना पड़ेगा ना सर. हाँ, अगर स्टॉक नीचे चला गया, बढ़िया केदार जी, बढ़िया. अगर स्टॉक नीचे चला गया, अगर ये स्टॉक नीचे चला जाता तो मेरा लॉस तो हो जाता. 7.5 लाख का 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, कितना भी हो सकता था. यहाँ पे वो डर नहीं है ना भाई. यहाँ पे वो लॉस इज लिमिटेड. यस, वो गाना है ना लगान में, मितवा मितवा काहे का डर है रे. तो वैसा ही ये कॉल ऑप्शन देख के वैसा ही हो जाता है ऑप्शन बायर को. उसको पता नहीं कौन से गड्ढे में जम मार रहे हैं. खुश हो जाता है ना वो. उसको लगता है अरे बढ़िया है, बढ़िया है, क्योंकि कितना भी गिरे मुझे टेंशन नहीं. ऊपर गया तो 18,007 का डबल हो गया, वो क्या सोचेगा? टिबल हो गया, डबल नहीं. 18,700 का 55,000 हो गया, 3 टाइम्स पैसा का बना लिया. तो नेक्स्ट महीने में 70,000 रुपए लेके आएगा मार्केट में ऑप्शन खरीदने. जब तक पैसा नहीं जाएगा तब तक यही करेगा वो. ऐसा, इसका मतलब ये नहीं ऑप्शन बाइंग में आप पैसा नहीं बना सकते. उसके लिए एक्सपर्ट लेवल की होनी चाहिए. पहले इक्विटी में कंट्रोल होना चाहिए, उसके बाद यू कैन रीच देयर. तर असं कोणी कॉन्ट्रॅक्ट वगैरे न करता स्टॉक घेतात? मला ऐकू नाही आलं ऍक्च्युली. एक मिनिट, मोठ्याने बोला ना प्लीज. कॉन्ट्रॅक्ट? एक मिनिट सर. असं कोणी कॉन्ट्रॅक्ट न करता स्टॉक घेतात? आपण स्टॉक घेतलाच नाही, आपण फक्त स्पेक्युलेट केलं. आपण फक्त एक तिकीट घेतलं आणि एंड ऑफ द मंथ त्या तिकीटमध्ये जी काही कॉन्ट्रॅक्ट लिहिलेलं त्याप्रमाणे मला फक्त प्रॉफिट मिळाला. मी फक्त स्पेक्युलेट केलं, मी बाकी काहीच नाही केलं. म्हणजे एक कमिशन असतं बघा तुम्हाला. फॉर एक्झाम्पल, एक थोडंसं वेग एक्झाम्पल आउट ऑफ द हे सांगतोय की एक माझा सब डीलर आहे किंवा माझा एक मित्र आहे, तो मुरबाडला आहे. तर एक 100 लॅपटॉपची ऑर्डर आली कुठल्या तरी कंपनीची त्याच्या थ्रू. त्याला काय विकत त्याच्याकडे पैसे नाहीत की बाबा माझ्याकडनं तो 40,000चा एक लॅपटॉप इंटू 100 40 लाख रुपयाची घेणार आणि मग जीएसटी लावून 44ला विकणार. त्याच्याकडे तेवढे पैसे नाहीत. तो काय म्हटला, निलेश माझ्याकडे तेवढे पैसे नाहीत, पण मी तुला ऑर्डर मिळवून देतो, मला फक्त पर लॅपटॉपवर 1,000 रुपये ठेव. तो ही स्पेक्युलेटिंग ऑन दॅट. म्हणजे तसे त्याला तिकडे 1,000 रुपये जे मिळाले असे, सपोज 40,000 लागून 41, तो इकडून माझ्याकडनं घेतोय 1,000 रुपये. तर मी काय करणार, तो 41 ऐवजी 42ला विकणार, कारण त्याला मला 1,000 रुपये द्यायचे. तो बेसिकली हिअर ही इज ओनली स्पेक्युलेटिंग. दॅट पर्सन इज नॉट बाईंग द स्टॉक, ही इज ओनली स्पेक्युलेटिंग. म्हणजे तो 55,000चा प्रॉफिट जो ऍक्च्युअल झाला असता तो पूर्ण प्रॉफिट त्याला मिळतोय, फक्त त्याच्याकडे पैसे नसल्याची ही 18,700 कॉस्ट आहे. अर्थात ऍडव्हान्टेज हे पण आहे जे आता केदारने करेक्टली सांगितलं की जर का खरंच मी 7,70,000 इन्व्हेस्ट केले असते तर लॉंग टर्म केले असते आणि मी करोडपती आहे तर ठीक आहे. अदरवाईज ते 7,70,000 खाली पण येऊ शकतात. इकडे ती भीती नाहीये. हा, ऍडव्हान्टेज हे आहे की तरी सुद्धा त्या स्टॉकची मालकी माझीच राहिली असती. आय एम लॉंग टर्म टेकिंग. इथे मात्र 18,700 कायमचे गेले माझे. ते निगेटिव्ह पण आहे. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला एक निगेटिव्ह आस्पेक्ट, एक पॉझिटिव्ह आस्पेक्ट असणार आहे. एक ऍडव्हान्टेज असणार, एक डिसएडव्हान्टेज असणार आहे. क्लिअर आहे? क्लिअर सर. So basically, call buying have a limited risk, as in limited loss or a given loss, and it has unlimited profit. Unlimited profit because potentially unlimited. And HDFC Bank in a month आपण म्हणू शकतो हा 10,000ला जाईल स्टॉक. Any level, yes, it can go to any level. It can go to any level. म्हणूनच ते लुक्रेटिव्ह ठरतं ना. म्हणूनच लोक जम मारतात. मटका खेळायला लोक का जातात? लॉटरी का विकत घेतात लोक? कारण एका दिवसात करोडपती होईल.
असा विचार करून लाखो लोक लॉटरी खेळतात. त्यातला एकाला लागते नाही असं नाही, एकाला लागते. बाकीचे पैसे घालवतात 100-100 रुपये, पण लॉटरी विकणारा नेहमी प्रॉफिटमध्ये आहे, कारण त्याला एकाला 1 करोड दिले, पण 1 लाख लोकांनी 500-500, 1000-1000ची तिकीटं घेतली, तर बाकीचे पैसे त्याच्या खिशात राहिले ना. तर विकणारा जो आहे तो लॉटरी विकणारा आहे, रायटर आहे, आणि बाईंग घेणारा रिस्क घेतोय. हे जे प्रीमियम आहे हे दिस इज द ओनली कॉस्ट विच आय विल हॅव. येस, प्रीमियम इनटू लॉट. हा, म्हणजे ते टोटल प्रीमियम इन दिस केस 18,700. येस. हा, आणि मग मी अगदी 3 दिवसात पण स्क्वेअर ऑफ करू शकते ना. इकडे डोंट गो देअर. आपण जाणार तिथे, करू शकता तुम्ही, बट आता आपण फक्त एक्सपायरी बघतोय, आणि आपण वेगवेगळ्या कॉस्ट बघणार आहे, म्हणजे वेगवेगळी स्ट्राईक प्राइस बघणार आहे. 1400 ही एक स्ट्राईक प्राइस आहे, म्हणजे 1400ला स्टॉक आहे आणि तुम्हाला 1400लाच विकत घ्यायची इच्छा आहे. आपण अजून 2 स्ट्राईक प्राइस बघणार आहे आणि हे सिनारिओ बघणार आहे. तो पण त्याच्या, आणि आपण फक्त एक्सपायरीची गोष्ट आता करणार आहे, कारण आपण जरा जरी जंप मारली आणि आपला एक प्रकारचा जो टेम्पो हल्ला, तर तो कन्सेप्ट शिकायला आणि शिकवायला कठीण जाणार आहे. म्हणून डोंट वरी देअर. ओके सर. हे क्लिअर आहे आता? येस सर, एकदम क्लिअर. सगळ्यांना क्लिअर आहे? तर आपण थोडंसं पुढे जाऊ. क्लिअर सर, क्लिअर. केदारला क्लिअर. ओके. आता काय झालं, आता परत जेस्सी कडे जाऊ आपण. मी एक घोट पाणी पितो. आता एक माणूस ए आला, त्याने 1400चा स्टॉक घेतला. त्यासाठी त्याला किती 18,000 रुपये, 18,700 किंवा जे काय असेल द्यावे लागले. त्याच्यानंतर जेस्सी कडे दुसरा माणूस आला, तो पण भारी म्हणतो, अरे मला पण माहिती आहे, याला काय, हा सांगतो काय, मी तर म्हणतो 1600ला जाईल, 1500 तर कन्फर्म आहे. जेस्सी बोलला, भाई मग तू पण लाव ना, 18,700चा कॉन्ट्रॅक्ट आहे, 34 इंटू 550, 18,700 रुपये दे, तू पण कर. तो बोलला, अरे पण काय माहितीये का, माझ्याकडे ना तेवढे पैसे नाही ना, माझ्याकडे तेवढे पैसे असते, माझ्याकडे 7-8 हजार रुपयेच आहेत. जेस्सी बनेल आहे. जेस्सी म्हणतो, भाई आपल्याकडे तो पण ऑप्शन आहे ना, आपल्याकडे तो पण ऑप्शन है, वो भी चांस है तेरे को. तो कैसे तो एक काम करना, तेरे को मैं कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लिख के देता हूं कि तेरे को लग रहा है ना अभी 1600 को जाएगा, तू क्या बोला 1600 को जाएगा, बराबर, तेरे हिसाब से कितने को जाएगा, तो बोला 1600 ही जाएगा, 1500 नहीं, 1600 को जाएगा, 1600 को जाएगा, ठीक है. तो मैं तेरे को ये जो इसको जो टिकट 34 रुपीज में दिया ना, वो टिकट मैं तेरे को 6 रुपये में दूंगा, 6 रुपये 60 पैसे में दूंगा. कितने में दूंगा? 6 रुपया 60 पैसे में दूंगा, सेम टिकट. पर उसमें शर्त क्या रहेगी कि तेरी परचेज 1400 नहीं रहेगी, तेरी परचेज रहेगी 1500. कळता है? यस सर. तेरी परचेस रहेगी 1500. सो अगर तूने अभी तेरी परचेस रहेगी एज पर कॉन्ट्रैक्ट 1500. मी आता काय करतो, याला छोटं बनवतो. तेरी ये परचेस रहेगी, तेरे को कंफर्म है ना? हाँ 100% मेरे को कंफर्म है. तेरी परचेस रहेगी 1500, तेरे हिसाब से जाएगा 1600 में, ठीक है ना. अगर अभी तू खरीद लेता, तेरे पास तो है ही नहीं पैसा, तेरे पास तो 18,000 भी नहीं है, तो 7,70,000 भूल ही जा. अभी तू खरीद लेता तो तेरे को 200 रुपया इंटू 550, यानी लखपति हो जाता तू. 1500 जाने के बाद भी खरीदता तो भी तेरे को 55,000 मिलने वाला था, पर तेरे पास 1500 जाने के बाद भी तेरे पास पैसा तो है ही नहीं. सही है ना? तेरे पास 1500 जाने के बाद भी पैसा है ही नहीं, तेरे पास जेब में कुछ है ही नहीं बेसिकली, पर तेरे को स्पेकुलेट करना है, तेरे को ये गारंटी है कि ये 1600 में जाएगा. तो मैं तेरे को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देता हूं तुझे कि
तू 1500 में बाय करने की तुझी ऑप्शन है, यानी तुझे वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर ऊपर गया तो तू आके खड़ा रह सकता है, अरे भाई मैंने बोला था 1500 में, मुझे अभी ये मैंने खरीदा, ऐसा आपने लिख के दिया है, तो 1500 माइनस 1600, 100 रुपया इंटू 550, 55,000 मेरा। मगर अगर ये तेरे ऊपर है, यानी अगर तेरे को नहीं करना है, ये 1400 में है, 1520 में है, 1300 में है, 1200 में है, अगर तुझे नहीं चाहिए तो जितना पैसा देगा वो टिकट का वो तेरा। पर मैं तेरे को टिकट भी, क्योंकि मैं दूर का दे रहा हूं ना, मैं टिकट भी तेरे को सस्ते में दे रहा हूं, क्योंकि तेरे तेरे जेब के हिसाब से दे रहा हूं सस्ते में टिकट। तो टिकट कितने का रहेगा? 1500 60, तो 2310, अगेन इफ आई एम नॉट मिस्टेक, 2310 का टिकट रहेगा, 550 इंटू 6.6, या थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। सो 3630, हाँ 3630, सॉरी 3630, 3630, यस ओके, 3310, 3630, 3630 रुपए। हाँ हाँ ओके, 3630, तो 3630 का टिकट मैं तुझे दे रहा हूं। हाँ 3300 प्लस 330, 3630, राइट, 3630 का तुझे टिकट दे रहा हूं। ये 3630 तेरे जेब में उतना है, 3-4 हजार पड़ा है, तो ये 3630 तेरा गया, टिकट का वैल्यू है, वो तो रिफंड नहीं करूंगा मैं। हाँ, मगर अगर वो 600 में जाता है, 1600 में जाता है तेरे हिसाब से, तो मैं तेरे को 55,000 रुपए दे दूंगा। तो तेरा फायदा कितने का होगा? लगभग 52,470 का फायदा होगा, 52,370 का फायदा होगा, राइट, 51,370 का फायदा होगा, सॉरी तेरा। यानी वो अभी वो आदमी क्या सोचता है कि वो बहुत श्योर है और वो मटका ही खेल रहा है, तो वो क्या सोच रहा है कि 3,000 रुपए के बदले में मुझे 55,000 रुपए कमाने को मिल रहा है, सो 51,370 इज माई गोइंग टू बी माई प्रॉफिट। बट अनदर एडवांटेज, जैसे अभी केदार ने बोला कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरा इतना ही जाएगा ना, तो मटका खेलने में क्या हार्ज है, ये लॉटरी है, ये लॉटरी है। अगर सचमुच और 1700 में गया तो वो अभी सपना देखना शुरुआत हो गया, 1700 में गया तो और 55,000 ऐड होगा, 1700 में गया तो और 55,000 ऐड होगा, तो 1,06,370 का प्रॉफिट। 1800 में गया तो और 55,000 ऐड होगा, तो वो सपने देखने शुरुआत हो गया। तो जिससे मैं उसे ये भी ऑप्शन दिया कि तेरे को चाहिए तो 1500 का भी खरीदने का मैं तेरे को ऑप्शन देता हूं। अभी वो 1500 में क्यों खरीदेगा? क्योंकि एक तो उसको इतना बहुत कंफर्म है कि ये 1600 में जाएगा, पहली चीज, या एटलीस्ट 1506 के ऊपर जाएगा, क्योंकि 1506 के ऊपर उसका प्रॉफिट है ना, 1500 और 6 रुपए दे रहा है, तो 1506 के ऊपर उसका प्रॉफिट है, तो 1550 1600 को जाएगा, एक तो कंफर्म है। दूसरा, उसको बहुत कम कॉस्ट में ये टिकट मिल रहा है, क्योंकि उसके पास 18 रुपए इंटू 550, 18,700 या जो भी अमाउंट है वो है ही नहीं है, उसके पास 3,000 रुपया ही है। सो दैट दिस वॉज ए पर्सन, दिस पर्सन वॉज ए, दिस पर्सन वॉज बी। ये जो कॉल है, ये जो टिकट है, कॉल का मतलब टिकट है, इसको बोलते हैं एट द मनी। एट द मनी का मतलब स्पॉट प्राइस के सेम प्राइस का टिकट ले रहा हूं मैं। स्पॉट प्राइस इसका मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है HDFC बैंक, और उसका जो कॉल ले रहा हूं 1400 का कॉल, सो वो उसको हम लोग एट द मनी बोलेंगे। एट द मनी का मतलब जो प्राइस है वही स्ट्राइक प्राइस है, उसी का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं मैं।
इसको हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ द मनी, क्योंकि ये अभी तक वहां पे पहुंचा ही नहीं है, बी वाला जो ले रहा है यानी 1500 का, तो ये आउट ऑफ द मनी हो गया। और एक ऑप्शन है कि मैं 1300 का भी ले सकता हूं, या 1300 अभी यहां पे हम लोग देख लेंगे ना, 1300 का 110 रुपया है, 1300 का भी ले सकता हूं। 110 सर। 10 इंटू लिखा ना, 110 इंटू 110 है ना, सॉरी 60,500। 55,000 और 5,000, 60,500 ना, बराबर। ये 110 का था, अभी ये भी लिख लेता हूं तो आपको आइडिया समझेगा थोड़ा सा। 1400 का कितने को था? 34 रुपीज, इफ आई रिमेम्बर राइट। ये 34 रुपीज का था, और ये 6 रुपया 60 पैसे का था, राइट? यस, 1400 सीसी सी लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा सर। सी राइट, 1300 सी, 1400 सी, 1500 सी, कॉल ऑप्शन सी यानी कॉल। तो अभी ये 60,500 में क्यों खरीदेगा इतना महंगा? क्योंकि उसका ब्रेक इवन नीचे आता है। कैसे? ये आदमी का ब्रेक इवन क्या है? ब्रेक इवन का मतलब उसके ऊपर गया तो ही प्रॉफिट। इसका ब्रेक इवन कितना है? 1500 प्लस 6 रुपया 60 पैसे, सो 1507 रुपया होगा तो ही प्रॉफिट मिलेगा उसको, नहीं तो फिर उसको लॉस है। क्योंकि अगर 1507 रुपया हो गया तो उसे 1500 में आप खरीद रहे हो और 1507 में बेच रहे हो, तो 7 रुपया मिलेगा। 7 इंटू 550 और 660 उसने दिया है तो वो प्रॉफिट में आएगा, राइट? सो 1507 उसका ब्रेक इवन है, या परफेक्टली अगर कहना है तो 1506.6। इसके ऊपर जाएगा तभी उसको पैसा मिलेगा। ये क्लियर है? ये बंदी का नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। यस, ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? क्लियर क्लियर क्लियर। ये बंदे के लिए कितना होगा? 1410। 1434, 34 है ना? नहीं सर, 110 प्लस 1300, 1300 का स्ट्राइक। ये बंदा भाई, ए 1434, 1434 सर, 8 दिन, यस 1434 सर, मैं लास्ट वाला लिखा है। तो 1434 ये इसका ब्रेक इवन है। क्योंकि क्या है, अगर 1450 को सपोज बंद होता है तो उसको कितना पैसा मिलेगा? 50 रुपया मिलेगा। तो 550 को अभी भूल जाओ, 50 रुपया पर स्टॉक मिलेगा। पर 34 रुपीज पर स्टॉक उसने दिया है तो 16 रुपया कमाएगा। तो मिनिमम 1434 के ऊपर रहना चाहिए। तो इसका ब्रेक इवन इधर आ गया, ये रेड लाइन, इसका ग्रीन हो गया। अभी ये बंदे का ब्रेक इवन कितना है? 1300 प्लस 110, तो इसका ब्रेक इवन और भी छोटा है, 1410। यानी स्टॉक को 1500 1600 जाने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ ये स्टॉक पूरे महीने में 1410 के ऊपर किधर भी हो, इसका प्रॉफिट है। तो इसने क्या किया? डीप इन द मनी, इसको बोलते इन द मनी, इसको बोलते एट द मनी, इसको बोलते आउट ऑफ द मनी। इन द मनी का मतलब ऐसा कॉल ऑप्शन जो ऑलरेडी स्पॉट से कम है, प्राइस ऊपर चली गई है, ये इन द मनी आ गया। इन द मनी का मतलब प्राइस की जो एचडीएफसी की जो वैल्यू है उससे ये कम में खरीद रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा लिखा है कि कम में खरीदूंगा, बट इसमें निगेटिव साइड है कि ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 60,500 कॉस्ट है। सो भगवान न करे अगर ये स्टॉक कहीं 1410 के नीचे कहीं भी बंद हो गया तो ये 60,500 जीरो हो गया, सही है? सही है, क्योंकि उसका ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके नीचे लॉस है, पूरा नहीं गया, उसके नीचे लॉस है।
अभी सपोज 1400 में खत्म हुआ, ये केस लेते हैं, 1400 में खत्म हुआ और उसने कॉन्ट्रैक्ट कितने का लिया है, 1300 का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो उसको 55,000 रुपया मिलेगा, बराबर है ना। 1300 का कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो 1400 में खत्म हुआ तो उसको 55,000 रुपया मिलेगा, पर उसका गया कितना पहले, 60,500, तो 5,500 का लॉस होगा। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है उसका, लाल लाइन। लाल लाइन के ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट होगा उसको। और ये इतना महंगा स्टॉक क्यों ले रहा है, क्योंकि वो ब्रेक इवन नीचे ला रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा भी है पड़ा हुआ, यानी 770 नहीं है, मगर एक आध लाख पड़ा है, तो वो बोलता है कि मैं क्यों ना, मैं रिस्क भी कम कर रहा हूं ना। रिस्क का मतलब 1410 के ऊपर मुझे प्रॉफिट ही है, उसके लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम भर रहा हूं, पर 1410 के ऊपर मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो इसके लिए ये महंगा ऑप्शन खरीद रहा है। इसका नाम लेते हैं सी। तो एट अ गिवन पॉइंट आपको स्टॉक के लिए हो, निफ्टी के लिए हो, बैंक निफ्टी के लिए एट द मनी ऑप्शन भी मिलेंगे, इन द मनी इसका मतलब जो अभी के प्राइस से कम है वो भी मिलेंगे, और आउट ऑफ द मनी यानी जहां पे अभी आप पहुंचे नहीं है वो भी ऑप्शन मिलेंगे। आपको मटका लगाना है तो सब मटके अवेलेबल है, यानी स्पेक्युलेट करना है तो सब स्पेक्युलेशन टूल अवेलेबल है, आपको जो चाहिए खरीदो। जैसे यहां पे 20-20 रुपए से, अभी ये डिसाइड कैसे होता है आपके मन में आएगा, ये डिसाइड किसने किया, तो एचडीएफसी का जो हिस्टोरिकल मंथली रेंज होता है ऊपर नीचे जाने का, एक हिस्टोरिकल, क्योंकि एचडीएफसी 20 साल से ट्रेड कर रहा है तो उसका एक रेंज होता है मंथली कितना ऊपर नीचे जाएगा, उसके ऊपर से डायनेमिकली ये कैलकुलेट होता है कि कितने ऑप्शन खुलेंगे, ये महीने के लिए कितना बड़ा रेंज ओपन होगा, वो सब कैलकुलेट होता है, हमें चिंता करनी नहीं है। बहुत ज्यादा दूर के ऑप्शन में कुछ नहीं रहेगा, आपको 20-40 रुपया 60 रुपया प्लस माइनस का ही अगर ऑप्शन में करना है स्टॉक में, तो स्टॉक में ऑप्शन में करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, रिस्क ज्यादा है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, जस्ट बोल रहा हूं। तो 1400 का कॉल भी मिलेगा, 1420 का भी मिलेगा, 40 का भी मिलेगा, 60 का भी मिलेगा, 80 का भी मिलेगा, 1500 का भी मिलेगा। जितना आप ऊपर ऊपर जाओगे, जैसे अभी हमने देखा 1500 1600 में 1 रुपया है, सिर्फ 1 रुपया, 1500 में 6 रुपया है, और 1400 में 34 रुपीज है। और आप इन द मनी जाओगे, यानी जो प्राइस ऑलरेडी एचडीएफसी ने सरपास कर दिया, जैसे अभी 1380, 1434 था, 1380 45 हो गया, 1300 110 हो गया, ये हमने देखा था, 1240 176 हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इन द मनी जाएंगे वैसा टिकट साइज, टिकट का कॉस्ट यानी कॉल का प्राइस बढ़ते जाएगा, और जैसे आउट ऑफ द मनी जाएंगे वैसे वो कम होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी कम है ना, वो होने की प्रोबेबिलिटी कम है। इसके लिए 6 रुपए में ऑप्शन राइटर आपको दे रहा है, क्योंकि उसको पता है स्टॉक इतना दौड़ेगा नहीं, आप सपने देख रहे हो, उसको पता है, तो इसके लिए 6 रुपए में दे रहा है, मगर यहां पे वो 110 रुपए में दे रहा है। तो यहां तक कुछ डाउट है तो एक लास्ट पॉइंट लेके फिर अगले लेक्चर में आगे जाएंगे, और एक लास्ट पॉइंट हम लोग एक्सपायरी में क्या होता है उसकी बात करने वाले हम लोग। एक्सपायरी में ये ऑप्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, तो ये क्लियर है अभी तक कि 3 अलग अलग टाइप के कॉल ऑप्शन, एक एट द मनी, एक इन द मनी, एक आउट ऑफ द मनी, तीनों ऑप्शन आपको अवेलेबल है। आप 1400 में अभी एचडीएफसी है तो आप 1300 का बाय करने का पावर भी खरीद सकते हो, 1500 में बाय करने का पावर भी खरीद सकते हो, और बीच में 1400 को बाय करने का पावर भी खरीद सकते हो। सिर्फ पावर के हिसाब से आपकी प्रोबेबिलिटी बदलेगी और आपको प्रीमियम अलग अलग देना पड़ेगा, और आपका ब्रेक इवन भी चेंज होगा। आप जितना ज्यादा पैसा डालोगे उतना ब्रेक इवन नीचे आएगा, जितना कम पैसा डालोगे ब्रेक इवन ऊपर जाएगा। आपको सिर्फ 6 रुपया 60 पैसा यार भरने पड़ रहा है, 2000,
पर स्टॉक यहां पे जाना ही चाहिए। आपको यहां पे 60,000 भरना पड़ रहा है, पर स्टॉक यहां पे रहेगा तो भी प्रॉफिट है। ये डिफरेंस है। कुछ डाउट है इसमें तो पूछिए मुझे। नो डाउट सर, क्लियर। इन द मीनल मनी, मॅडम, सुजाता मॅडम, मनी, नितीन ऍट द सर, मनी, आउट ऑफ द मनी, क्लियर. सॉरी आवाज कमी आला. इन द मनी, आउट ऑफ द मनी आणि ऍट द मनी, क्लियर झालं. राईट राईट. क्लिअर सर. ओके ओके. आता एक लास्ट आजच्यासाठी, म्हणजे मला ओव्हरबर्डन करायचं नाहीये, त्यामुळे मी आता 1.25 तास झालाय, 10 मिनिटं. एंड ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट काय होणार, म्हणजे आपण परत पहिल्याच एक्झाम्पल, कारण आता एंड ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट आपल्याला एका ह्याच्यामध्ये कळलं तरी सगळ्यामध्ये कळणार आहे. आपल्याकडे 3-3 गोष्टी करायची आता काही गरज नाही. आपल्याला एवढं कळलं की सगळे ऑप्शन असतात, एवढं आपल्याला कळलं. तर आपल्याला एच्या एक्झाम्पलला जाऊ, म्हणजे आपल्याला सोपं पडेल. तर 34 रुपीजला हा तुम्ही स्टॉक घेतला, 14,000ला बाय करायची, बाय करायचं कॉन्ट्रॅक्ट घेतलं, ज्याच्यामध्ये ऑब्लिगेशन नाहीये. हमेशा लक्षात ठेवा, ऑब्लिगेशन नाहीये, राईट आहे. इट्स नॉट अ ऑब्लिगेशन, इट्स नॉट कंपल्शन ऑन यू. यू मे एग्जीक्यूट इट, यू डोंट एग्जीक्यूट इट, और कैश में ही पैसा आने जाने वाला है, आपको एक्चुअल स्टॉक नहीं आएगा. मैं कल जो बोल रहा था कि आप वो प्रॉफिट और आपके पास फंड आ गया तो आप खरीद सकते हो. क्यों नहीं खरीदोगे? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप खरीद सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास वो पैसा आ गया. आप स्पेक्युलेशन कर रहे थे, वो पैसा आ गया. पर ज्यादातर लोग, जैसे प्रणव जी ने कल बोला, ज्यादातर लोग स्पेक्युलेशन ही करते हैं. इस तरह से कम लोग खरीदते, खरीदने वाले लोग हैं कम है बहुत. ठीक है. तो अभी मार्केट का क्या हुआ, एक सिनारियो, 3 सिनारियो लेंगे लास्ट. हमने लिया है पर थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा. मार्केट बंद हो गया 1500 में, एंड ऑफ द मंथ. तो क्या होगा, ये जो ऑप्शन था ना 34 रुपीज का, अभी एक चीज और क्लियर कर देता हूं. कोई भी ऑप्शन रहता है ना, कोई भी ऑप्शन, तो उसमें एक टाइम वैल्यू रहती है और एक इंसेंट्रिक वैल्यू रहती है, यानी उसकी खुद की प्राइस. इंटरेस्टिंग. जैसे अभी 1400 रुपए में हम है, तो 1400 का कॉल ले रहे हैं और स्ट्राइक प्राइस भी 1400 है, यानी 1400 पे ही प्राइस है स्पॉट, और 1400 में ही स्ट्राइक प्राइस है. तो ये जो है ना 34 रुपीज, ये किस चीज की वैल्यू है पता है आपको? ये अभी 28 तारीख तक जितने दिन बाकी है, 28-27 तारीख तक 16 दिन की वैल्यू है. 16 दिन जो है ना उसकी वैल्यू है. तो कोई भी कॉल की या पुट की प्राइस इज इक्वल टू इंसेंट्रिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू. तो 16 दिन की वैल्यू है ये 34 रुपीज. अभी जैसे 1400 के कॉल में इंटरेस्टिंग वैल्यू 0 है, क्योंकि 1400 स्पॉट, 1400 स्ट्राइक, सो इंटरेस्टिंग वैल्यू इज 0. इंसेंट्रिक वैल्यू 0 है. इंसेंट्रिक वैल्यू इज इक्वल टू कॉल की स्ट्राइक माइनस स्पॉट. हाँ, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस. तो वो 0 है ना, 1400 माइनस 1400. तो 34 रुपीज को मैं क्यों खरीद रहा हूं? क्योंकि वो टाइम की वैल्यू है, टाइम वैल्यू. अभी हम लोग आते हैं 1380 तक. अभी 1380 की वैल्यू, इंसेंट्रिक वैल्यू कितनी होगी आप मुझे बताओ. 1380 रुपया, 1380 का स्टॉक कितने रुपए इन द मनी है? 20 रुपीज. 20 रुपीज इन द मनी है, क्योंकि स्टॉक 1400 पे पहुंच गया. तो 20 रुपया इंसेंट्रिक वैल्यू और बाकी का 25 रुपया 60 पैसा टाइम वैल्यू. ग्रेट सर, ग्रेट गोइंग. समझा? 20 रुपया इंसेंट्रिक वैल्यू और 25 रुपया 60 पैसे इस चीज की वैल्यू है कि अभी तक इतने दिन बाकी है. तो आप पूछोगे कि यहां पे तो 34 रुपीज था टाइम का वैल्यू, और यहां पे सिर्फ 25 रुपया है. तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने एट द मनी हो, आउट ऑफ द मनी हो, इन द मनी, वो उस पर आएंगे. पर आप ये पहले समझ लो कि ये 45 रुपया अभी जो वैल्यू है उसमें दो चीजें हैं. एक तो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन राइट नाउ प्राइस एंड कौन सा कॉल ले रहे हो. तो 20 रुपया इंसेंट्रिक वैल्यू और 25 रुपया 60 पैसे टाइम वैल्यू. हाँ. उसके नीचे आते एक स्टेप,
और फिर ऊपर जाएंगे। 1300 रुपया। हे प्रीमियम आहे का? 45 तुम्ही आता बोललात ते हाँ प्रीमियम आहे? प्रीमियम है, हाँ प्रीमियम है। प्रीमियम 1300 रुपए का कॉल हमने खरीदा था, सी पर्सन ने वो 110 रुपए में खरीदा था, तो 1300 रुपए में इंसेंट्रिक वैल्यू कितनी होगी? 100 रुपीज। 100 रुपीज, क्योंकि अभी 1400 में है ना स्टॉक। और 10 रुपए जो है ऊपर का, 10 रुपया 30 पैसे, दैट इज टाइम वैल्यू। हाँ, टाइम वैल्यू। सो प्रीमियम इज टाइम वैल्यू। तो जैसे आप अंदर अंदर नीचे नीचे जाओगे, इन द मनी आते जाओगे, वैसे टाइम वैल्यू कम हो रही है और इंसेंट्रिक वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, अगर आप 1240 में जाओगे तो इसमें से 160 रुपया, क्योंकि 1400 माइनस 1200 चले 160, तो 160 रुपया इंसेंट्रिक वैल्यू है और 16 रुपया 50 पैसा टाइम वैल्यू है। सर 176 है। ओके, अभी ऊपर की साइड जाते हैं, हम लोग 1400 का देखे ना। हाँ 1420। अभी जो भी करंट प्राइस के ऊपर के कॉल है, जहां पे निफ्टी, जहां पे एचडीएफसी पहुंचा नहीं है, यानी करंट प्राइस 1400 है, उसके ऊपर के जितने भी कॉल है 1420, 1440, 1460, 1480, 1500, 1600, जितने भी कॉल है, उसमें इंसेंट्रिक वैल्यू 0 है, क्योंकि वहां पे पहुंचा ही नहीं है। क्योंकि इंसेंट्रिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? इंसेंट्रिक वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। इंसेंट्रिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? स्ट्राइक स्पॉट माइनस स्ट्राइक। स्पॉट माइनस स्ट्राइक। सर मैं रॉन्ग बोला। तो यहाँ पे तो, हाँ यहाँ पे तो निगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि वहां पे पहुंचा ही नहीं। जब तक आप पहुंचे ही नहीं तो इंसेंट्रिक वैल्यू काय की? 0। तो ये जो भी आपको दिख रहा है 1420 में, जो भी दिख रहा है, ये पूरा सिर्फ टाइम वैल्यू है, कुछ भी नहीं उसमें। इंसेंट्रिक वैल्यू 0। 1440 में 18 रुपया। अभी 1420 25 है और 1440 18। क्यों? क्योंकि 1440 दूर है, प्रोबेबिलिटी कम है, तो इसके लिए उसमें 18 रुपया ही बचा है। 1460 में 12 रुपया बचा है, 1500 में 6 रुपया बचा है, और अगर 1600 हमें मिला तो उसमें 1 रुपया बचा है। और ये सिर्फ टाइम की वैल्यू है, उसमें कोई इंसेंट्रिक वैल्यू नहीं है, सिर्फ टाइम की वैल्यू है। तो कोई भी कॉल ऑप्शन जो होता है ना, या पुट ऑप्शन, अभी कॉल समझते हैं, तो उसकी जो प्रीमियम है दैट इज मेड ऑफ इंसेंट्रिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू अगेन। एटीएम जो है करंट है, यानी 1400 का कॉल और 1400 पे एचडीएफसी खड़ा है, तो 1400 के कॉल के अंदर ऑब्वियसली 0 इंसेंट्रिक वैल्यू है और 34 रुपीज टाइम की वैल्यू है। 1420 आउट ऑफ द मनी है, यानी अभी तक एचडीएफसी वहां से पहुंचा ही नहीं, तो इंसेंट्रिक वैल्यू है ही नहीं उसको, सिर्फ टाइम वैल्यू है 25 रुपया। 1440 16 रुपया सिर्फ टाइम वैल्यू है 18 रुपया। और जो इन द मनी है, यानी जहां पे ऑलरेडी एचडीएफसी ने जो क्रॉस किया है, यानी नीचे के कॉल, ये जितने नीचे के कॉल है, 1380, 1300, 1200, इसमें दोनों है। इसमें इंसेंट्रिक वैल्यू भी है प्लस टाइम और टाइम वैल्यू भी है। और इंसेंट्रिक वैल्यू इज द प्योर डिस्टेंस बिटवीन आपका कौन सा कॉल है। जैसे 110 रुपए का कॉल मिल रहा था ना आपको 1300 का, तो उसमें से 100 रुपया इसलिए है क्योंकि अभी 1400 पे स्टॉक है, उसके लिए 100 रुपया, और 10 रुपया दिन का आपको मिल रहा है। 10 रुपया दिन की वैल्यू है, क्योंकि अभी तक 28 दिन बाकी है, तो उसका एक कैलकुलेशन है, वो आप आगे समझोगे, तो उसका 10 रुपया आपको अलग से मिला है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू 110 रुपया है 1300 की। ये तो इसमें 100 रुपया 1400 माइनस 1300 प्लस 10 रुपया 30 पैसा टाइम वैल्यू है। अभी वो टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? तो ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट होती है, आपको नहीं करनी है, पर वो कैसे डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज ही होती है, वो कैसे डिक्रीज होती है वो आगे हम समझेंगे। और इंसेंट्रिक वैल्यू भी कैसे चेंज होती है वो भी समझेंगे आगे। बट अभी इतना ही समझ लो आप कि कोई भी कॉल के प्रीमियम में इंसेंट्रिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू होती है, जो आउट ऑफ द मनी है, यानी ऊपर है कॉल,
उसमें इंसेंट्रिक वैल्यू होने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि वो पहाड़ तक पहुंचा ही नहीं। और जो नीचे है उनमें, यानी ऊपर जो है उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू है, ओनली टाइम वैल्यू ऊपर। एटीएम और ओटीएम। हाँ, ओटीएम है ना वो। और यहाँ पे इंसेंट्रिक इंसेंट्रिक प्लस टाइम दोनों है, जिसमें से इंसेंट्रिक इज इक्वल टू एक्चुअल अभी जो प्राइस है माइनस आपकी कॉल की स्ट्राइक स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस प्लस टाइम, प्लस टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू। इसीलिए ये जब 1300 का स्टॉक हमने खरीदा तो हमें 110 रुपए का मिला था। 1300 का स्टॉक, 1300 का कॉल आज अगर खरीदते हम लोग 110 रुपए का है ये 1300 का कॉल। ये 110 रुपया जो है उसमें 100 रुपया कहां से आया? एचडीएफसी का अभी का प्राइस 1400 माइनस 1300, इसलिए 100 रुपया आया। और ये 10 रुपया जो और मिल रहा है उसकी प्राइस में ऐड है, वो टाइम वैल्यू है। सो इसलिए 100 प्लस 100 इक्वल टू टोटल 110। 110 रुपए का प्रीमियम है ये। क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? डाउट है तो पूछिए। लास्ट पॉइंट है, हम लोग यहीं से वापस शुरुआत करेंगे, एक स्टेप पीछे जाके वापस शुरुआत करेंगे, सो दैट क्लैरिटी और टेम्पो रहे। एंड एक स्टेप पीछे जाएंगे परसों जब भी मिलेंगे, और फिर यहीं से शुरुआत करेंगे। और फिर एक्सपायरी में क्या होता है देखेंगे। एक्सपायरी में खत्म होने के बाद टाइम वैल्यू तो रहेगी नहीं, सिर्फ इंसेंट्रिक वैल्यू रहेगी। टाइम खत्म हो गया तो फिर क्या कैलकुलेशन होगा, वो हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। वो अभी भी मैं 5 मिनट में क्लियर कर सकता हूं अगर ये क्लियर है तो। और वापस ये कंसेप्ट परसों देखने वाले। ये फॉर्मूला लिख लो, इंसेंट्रिक वैल्यू निकालने के लिए स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस लिखना है तो लिख लो, तो क्या आगे प्रॉब्लम नहीं है। इंसेंट्रिक वैल्यू निकालना है तो स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, वॉट एवर द स्ट्राइक, 1500 1300। हमें निकालना नहीं पड़ता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ समझने के लिए। समझने के लिए बोल रहा हूँ, फॉर्मूला है ना वैसा। कुछ करना नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त। आप जैसे केदार जी ने बोला, प्रणव जी ने बोला, हमें इक्विटी के प्राइस की तरह ही करना है। सिर्फ हमें अगर नॉलेज रहेगा कि तब समझने को कि क्या सिलेक्ट करना है, कौन सा सिलेक्ट करना है, क्यों सिलेक्ट करना है, वो समझने को ऑप्शन। क्योंकि आपको ऑप्शन में प्रॉब्लम है कि आपके पास ऑप्शन बहुत है, इक्विटी में कुछ नहीं है। आपको एचडीएफसी 1400 में तो 1400 में खरीदना है, आपको कोई ऑप्शन नहीं देगा। यानी इक्विटी में आपको कैश मार्केट में कोई 1350 को खरीदने नहीं देगा। ये ऑप्शन मार्केट में आपके पास ऑप्शन बहुत है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए नॉलेज होना जरूरी है। इक्विटी में आपको जितने में है उतने में ही खरीदना है या बेचना है ना। लिमिट ऑर्डर है ना सर, क्या वो डाल के रख सकते, पर प्राइस वहां पे जाएगा तभी ना। हाँ वो तो है सर। आप यहाँ पे आप भी खरीद रहे हो, अभी 1400 रुपए, आप 1500 रुपए या 1300 में खरीद रहे हो कॉन्ट्रैक्ट। ये क्लियर है? क्लियर सर, क्लियर। क्लियर है सबको? कुछ डाउट है तो समझाया सर ने, बेसिक बहुत अच्छे से समझाया। दिस इज बेसिक ओनली जो मैंने भी स्टार्ट किया था। मॅडम काय डाऊट असेल तर विचारा. नाही सर, आज एकदमच छान शिकवलं, मला सगळं कळलं. आता एक लास्ट पॉइंट, एक 5 मिनिटं. मला वाटतं काही लोकांना लेट होत असेल, आय अंडरस्टँड. पण आता विषयच असा आहे की आय विल लाईक टू क्लोज ऑन दॅट पार्ट, क्लिअर करून आणि परत इकडनंच परत चालू करणार. नाही तर मग ती गॅप होते. इकडनंच परत आपण चालू करणार, म्हणजे एक स्टेप मागे जाऊन हा पार्ट क्लिअर करून आपण चालू करणार. ठीक आहे. आता एंड ऑफ द मंथचा आपण लास्ट एक 5 मिनिटात बोलू की एंड ऑफ द मंथ झाला, 28 ऑक्टोबर 27 ऑक्टोबर संपला, इट्स ओव्हर. त्यावेळी टाइम व्हॅल्यू असेल काही? टाइम संपला, टाइम व्हॅल्यू कशी असेल? 0. टाइम वैल्यू नहीं, तो जो बचा वो इंसेंट्रिक वैल्यू ही बचेगा. इसी का मतलब 34 का स्टॉक अगर 1400 में खरीदा है और 1500 में
क्लोज हुआ तो ये जो स्टॉक था इसमें क्या था, 20 रुपया नहीं, इसमें पूरा 34 रुपीज ही टाइम वैल्यू था ना। 34 रुपीज पूरा टाइम वैल्यू था इसमें। वो तो जीरो हो गया सर। तो वो तो जीरो हो गया जैसे अभी प्रणव जी ने बोला, और ये 34 का जीरो हो गया। मगर आपका फॉर्मूला क्या है कि कॉल का प्राइस इज इक्वल टू इंसेंट्रिक प्लस टाइम। टाइम यहां पे जीरो हो गया 1500 पे जब ये क्लोज हुआ। तब $1500 पे क्लोज हो गया तो 1400 का जो कॉल है वो इन द मनी आ गया ना, क्योंकि अभी स्पॉट प्राइस यहां पे है, अभी स्पॉट प्राइस यहां पे है तो ये इन द मनी आ गया और तो 1500 एट द मनी हो गया। हाँ नहीं वो वो क्या आपने वो क्या करना है, 1500 का क्या हुआ तभी माइनस होएगा ना इंटरेस्ट वैल्यू एट 1500 माइनस 1400 वो जाने दो। तो 1400 के कॉल का क्या हुआ, तो 1400 में टाइम वैल्यू जो था वो जीरो हो गया क्योंकि टाइम खत्म हो गया। किसी भी ऑप्शन में टाइम वैल्यू जीरो है, जो भी है सब जीरो टाइम वैल्यू। और इंसेंट्रिक वैल्यू इज इक्वल टू स्टॉप नहीं स्पॉट माइनस कांस्टेंट, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो अभी स्पॉट क्या है बोले 15 कितने में खत्म हुआ 1500 में। तो 1500 माइनस आपका स्ट्राइक प्राइस कितने का कॉल खरीदा था आपने 1400 परफेक्ट। सो 100 सो आपको 100 रुपीज मिला, यानी आपका 34 रुपीज का कॉल आपने खरीदा और आपको 100 रुपीज में आपने बेचा। अब दोनों सिनेरियो से आप एक ही कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेशन एक ही आएगा। आप एक तो ऐसे सोच सकते हो कि आपने 34 रुपीज का कॉल, मैं दोनों सिनेरियो बता रहा हूं आपको समझता है क्या। देखो 34 रुपीज का कॉल 100 रुपीज में मैंने बेचा तो मुझे कितना फायदा मिलेगा। आप एक ही शेयर पकड़ो, अभी लॉट बीट भूल जाओ क्योंकि एक हो 550 हो कैलकुलेशन सेम है। तो आपको कितना रुपया मिला 66 रुपीज मिला पर शेयर, करेक्ट है। करेक्ट सर, 100 माइनस 34 66 रुपीज मिला। या तो फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो उल्टा सिनेरियो बी कि आपने 14,000 में खरीदा और आपने यहां जाके ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया, एक्सरसाइज किया, तो इसलिए सेबी ने एनएससी ने आपको 14,000 में ये पहले आपको दिया शेयर, एक्चुअल दिया। एक्सरसाइज होता है मतलब ये होता है पर आपको दिखता नहीं है, आपको सिर्फ पैसा आता है। 14,000 में आपके इस पकड़ो 14,000 में आपके हाथ में शेयर दिया और इमीडिएटली बेच भी दिया 1500 में। 1400 में आपको शेयर दिया 1400 में और 1500 में बेच दिया तो आपको कितना रुपया मिलेगा 100 रुपीज मिलेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आपने कितना पैसा लगाया था 34 रुपीज, तो वापस वही हो गया ना 66 रुपीज। सो एनीवे यू थिंक कि ये इंटरनली क्या हो रहा है, यानी एज पर द अकाउंटिंग, एज पर द अकाउंट ये हो रहा है, अकाउंटिंग ये हो रहा है जो मैं कल समझा रहा था कि एक्चुअल में एक्सरसाइज हो रहा है कॉल। इसका मतलब आपने 1400 में खरीदा और 1500 में बेचा। ये एरो 1550 तक जा रहा है, इसके लिए कंफ्यूज मत होना। 1500 में 1400 में खरीद रहे हैं और 1500 में बेच रहे हैं, पर एक्चुअली आप खरीद बेच नहीं रहे, ये तो सब सेबी आपकी तरफ से कर रहा है क्योंकि टाइम तो खत्म हो गया है, आपको अभी टाइम नहीं है। ये पहले करना तो करते, आपका 330 होके गया तो आपने 1400 में खरीदा 1500 में बेचा, आपको 100 रुपया मिला, तो आपके अकाउंट में 100 इंटू 550 55,000 आ जाएगा। पर आपने ये ऑलरेडी ये दिया है ना पैसा 34 रुपीज, तो आपको ये 66 रुपीज का ही प्रॉफिट मिलेगा ऑब्वियसली। यानी अगर आप सोचोगे तो आपको एक्चुअल में 66 रुपीज ही मिला,
तो बोथ वे यू कैन थिंक, एक तो सिर्फ स्पेक्यूलेशन की 34 का पुट मैंने 34 का कॉल मैंने 100 को बेचा, इसके लिए 66 रुपीज मिला, दैट इज ट्रूथ, स्पेक्युलेटिव ट्रूथ। इंटरनली क्या हो रहा है कि 14,000 में आप खरीद के वो स्टॉक 15,000 में बेच रहे हो, आपको 100 रुपया मिल रहा है, मगर 34 रुपीज ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट थी, तो आपको 66 रुपीज मिला है। दोनों साइड से आप सोचोगे थियोरेटिकली या स्पेक्युलेटिव वाइज आपको 66 रुपीज ही मिलेगा। क्लियर है? क्लियर सर। एज पर द सेबी बुक आपने खरीद के बेचा, एज पर यू आपने मटका लगाया, आपको 66 रुपीज मिल गए, आपका 34 का 100 हो गया, एक का 3 हो गया, आपको मिला 66। पर आदमी कैसे सोचेगा, एक मटका वाला कैसे सोचेगा कि मैंने एक महीने पहले 33 में सपोज 33 में खरीदा था, 34 में खरीदा था, आज उसका 100 हो गया, मुझे 3 गुना पैसा मिल गया, ऐसा वो सोचेगा मटका वाला। ट्रेडर क्या सोचेगा, आपके जैसा ट्रेडर क्या सोचेगा, 34 का 100 में बेचा, 66 रुपीज इनकम हो गया। दोनों की सोच में बहुत फर्क है। एक सोच रहा है कि मेरा टिबल हो गया, तो इतना खुश हो गया कि नेक्स्ट महीने और बड़ा रिस्क लेगा। ट्रेडर ऐसे नहीं सोचेगा, ट्रेडर सोचेगा कि मैंने 34 का स्टॉक 100 में बेचा, 66 रुपये इनकम हो गया, ठीक है, 34 रुपीज का स्टॉप लॉस भी हो सकता था। अभी ये एक्सपायरी का आपने समझा, अभी हम परसों जब बात करेंगे ये रिपीट करेंगे, और फिर जो मैडम ने पूछा ना कि बीच में क्या होता है, वो बीच में जो उतार चढ़ाव होते हैं, ऑप्शन प्राइस कम ज्यादा होती है, जैसे स्टॉक की होती है। स्टॉक ऊपर जाएगा तो वो बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो कम होगा, जितना टाइम कम होगा वो भी कम ज्यादा होगा, मार्केट में वोलेटिलिटी होगी उससे भी कम ज्यादा होगी। तो वो पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं कि इंसेंट्रिक प्लस टाइम है ही, प्लस मार्केट में अगर आज इलेक्शन है ना, कल अगर इलेक्शन डे है तो कॉल और पुट के ऑप्शन एकदम फूक जाएंगे और इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद वापस कम हो जाएंगे, तो वो भी एक फैक्टर है। पर उस पे अभी जाने की जरूरत नहीं है हमें समझने की, वो लास्ट में समझेंगे। सर वोलेटिलिटी और एक फैक्टर है जो अभी समझना नहीं है, 100 पॉइंट ऊपर गया जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, 50 पॉइंट ही मिलेगा सर। ये 100 पॉइंट ऊपर गया तो वो भी बाद में बताना आप, ये 100 पॉइंट दिखा रहे हैं आप, लेकिन एट द मनी तो 50 पॉइंट ही बढ़ेगा, नहीं तो लोग समझेंगे कंफ्यूज मत करो, छोड़ दो आप। 50 पॉइंट नहीं 100 ही मिलेगा, आपका 34 गया, वो आपका कंफ्यूजन है। आपसे मैं अकेले में बात करूंगा, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें, मत वो छोड़ दो। अच्छा ठीक है। आपने 34 का ऑप्शन खरीदा 1400 में, 1500 में जाने के बाद वो ऑप्शन का वैल्यू 100 ही होता है, 50 नहीं होता है। आपको कुछ उसमें डाउट है या डिबेट करना है तो हम अलग से बात करेंगे, ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़ दो आप, लिव इट। ओके क्लियर सर। तो हाँ 34 का 100 हो गया, आपको 66 रुपीज प्रॉफिट मिला, टाइम 0 है उसमें, टाइम वैल्यू 0। ओके ग्रेट, यहां तक क्लियर है? यस क्लियर। अभी हम लोग परसों क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे आके यहीं से डिस्कशन चालू करेंगे, सो दैट वो टेम्पो बना रहेगा। नहीं तो क्या होता है, एक दिन के बाद वो थोड़ा सा गैप हो जाता है, तो हमें जो पता है वो हमें दिख रहा है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे समझ रहा है, एंड देन वी विल गो टू जो मिनल मैडम ने जो पॉइंट बोला वो पॉइंट, और लास्ट में प्रणव जी अभी जो बात कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है, वो हम लोग दोनों मिलके आपको अच्छे से समझा देंगे। पहले थोड़ा समझ वो बोल रहे हैं उसमें भी कुछ पॉइंट है, पर जो मैं अभी जो लेवल पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो लेवल पे वो उनकी बातें आएगी तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, मुझे वो नहीं चाहिए ना, इसके लिए मैं उनको स्टॉप किया। अदरवाइज वो बोल रहे हैं उसमें कुछ गलत बात, अरे 100% कोई सही या गलत नहीं है, हम दोनों मिला के आपको और क्लैरिटी दे देंगे। यस सर। ओके क्लियर सर। अच्छा है तो कल हम लोग ये लेक्चर वापस एक बार देख भी लेंगे। यस मैं आज रात को अपलोड कर दूंगा, तो परसों के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे। ग्रेट, यस ओके, थैंक यू मिनल मैडम, केदार थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके नितिन सर, सुजाता मैडम को शायद निकलना पड़ा तो वो, और महेश सर भी लेक्चर देख लेंगे मेरे हिसाब से। ओके ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, चलो।